करते हैं यहाँ पे क्या, यूजिंग यूक्रेन एज अ बिल विदर इज अ पाथ ऑफ ट्रेजेडी। तो आप देखो एम के नारायण जी, जिनके आर्टिकल हमने कई बार पहले भी पढ़े हैं, जो फॉर्मर डायरेक्टर रहे हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के, फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे हैं, फॉर्मर गवर्नर भी रहे हैं वेस्ट बंगाल के, उन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है, काफी अच्छा आर्टिकल है, देखते हैं। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं बेसिकली, इस बात को लेकर कोई भी डिस्प्यूट नहीं रह गया है कि जो यूक्रेन है वो एक इस तरह के स्ट्रगल में उलझ चुका है जो उसकी एग्जिस्टेंस को लेकर स्ट्रगल है, ठीक है। माना कि यूक्रेन जो है नेटो और यूएस की रिसोर्सेस के बदले टिक पा रहा है लड़ाई में, बट इस युद्ध का अंत नहीं होने वाला, खासकर वैसा जैसा लोग चाहते हैं कि या तो रशिया को पूरा नष्ट ही कर दे, या रशिया जैसा चाहता है कि यूक्रेन को तबाही कर दे, राइट है। तो वैसी विक्ट्री, मतलब एकदम फ्लैट विक्ट्री तो यहाँ पर किसी की नहीं होने वाली है, ठीक है। लेकिन यहाँ से ये समझ में आ रहा है, जो एक वॉर बेसिकली फटीग होता है वो अब दिखाई दे रहा है। युद्ध से हर कोई थक चुका है। अब पहले जहाँ पे शुरू में युद्ध के एंथुसिज्म की बात होती थी, वहां पर अब जो है बेसिकली एक अग्रेशन की बात होती, वहां पर अब वॉर फटीग की बात होने लगी है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ये भी सामने में आ रहा है देखने को कि रशिया का कोई मूड नहीं है कि जिन टेरिटरीज पे उसने इनिशियली गेन कर लिया था उनको वापस वो छोड़ देगा, बल्कि रशिया की तरफ से और ज्यादा एरियल अटैक किए जाएंगे जिसमें वो हाइपरसोनिक मिसाइल भी यूज कर सकते हैं। ये खबरें निकलकर सामने आ रही, तो रशिया इस मूड में तो नहीं है कि वो पीछे हटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे साफ पता चलता है कहीं ना कहीं कि यूक्रेन एक अखाड़ा बन चुका है नेटो सपोर्टेड जो यूएस है उसका, और जो रशिया को वो बेसिकली हराना चाहते हैं उसके बीच में, ठीक है। ये क्लियर है। अब उन्होंने ये कहा, अब हर कोई यूरोप में, खासकर फ्रांस, जर्मनी और जो यूनाइटेड किंगडम है, वो अब ये बेसिकली सोच रहे हैं कि कैसे जो है वॉर को अबाउट टू एंड किया जाए, ठीक है, अबाउट टू एंड किया जाए, क्योंकि डिसिसिव विक्ट्री यहाँ किसी को नहीं मिलने वाली है, डिसिसिव विक्ट्री यहाँ पे किसी को नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो ये क्या है, ये बेसिकली नाटो का एक प्रॉक्सी वॉर है, ठीक है, एक प्रॉक्सी वॉर, एक छद्म युद्ध है। सॉरी, ठीक है। तो ये क्या है, नाटो का एक छद्म वॉर है, राइट है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है, इसलिए इसका अब क्या एक सॉल्यूशन हो सकता है, सीज फायर ही इसका क्या है एक सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है भाई, सुलह समझौता ही हो सकता है, हार जीत यहाँ पर नहीं होने वाली। इसका इम्पैक्ट देखो यूरोप पे क्या रहा है, अगर आप देखोगे तो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ से जो स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन की सप्लाई लगातार की जा रही है यूरोप को, इतना सारा जो पैसा दिया जा रहा है, ये बिल्कुल कंप्लीटली पता चल गया है कि यूक्रेन अगर इस युद्ध में खड़ा भी है तो नेटो की दया पे खड़ा हुआ है, नेटो और यूएस की दया पे है, राइट है। लेकिन यूरोप की डिफेंस इंडस्ट्री की अगर हालत देखें तो वो एक्सट्रीमली फ्रेजाइल हो चुकी है, यानी कि आपके यहाँ का जो बेसिकली रक्षा उद्यम है वो कतई खत्म हो चुका है, एक्सट्रीमली फ्रेजाइल है। और दिखने में साफ समझ में आ रहा है कि आने वाले सालों में जल्दी से आपका जो बेसिकली वेपन इंडस्ट्री है वो फिर से अपने पैरों पे इतना आराम से खड़ा नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से आप देखोगे तो जो यूरोप की डिपेंडेंसी पहले से यूएस और नेटो पे थी वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा परपेचुएट होती जा रही है, मतलब हमेशा के लिए होती जा रही है। और कहीं ना कहीं देखो यूएस ये तो चाहता ही था कि रशिया को हमें जो है वापस से क्या है कमज़ोर बनाना है, लेकिन यूएस ये भी तो चाहता है कि मैं सुपर पावर तभी बन के रहूँगा जब मेरा एक अपर हैंड का रहेगा कहीं ना कहीं यूरोप के ऊपर। यूरोप का पैसा खत्म, यूरोप को एनर्जी क्राइसिस फेस करना पड़ रहा है, यूरोप को जो है अपने यहाँ पे इन्फ्लेशन फेस करना पड़ रहा है, रिसेशन की प्रॉब्लम यूरोप में देखने को मिल रही है। वेपन्स और ऑयल किसका बिका है तो यूएस के बिक रहे हैं, ठीक है, यूएस खूब वेपन्स अपने बेच रहा है। इसके अलावा आप देखोगे तो यूरोप ही एक ऐसा बेसिकली एरिया है जहाँ पे युद्ध हो रहा है। अमेरिका में तो युद्ध नहीं हो रहा, रशिया में भी वॉर नहीं हो रहा, वॉर कहाँ हो रहा है, यूक्रेन में हो रहा है। यूक्रेन कौन से बेसिकली ज्योग्राफिकल एरिया का पार्ट है, यूरोप का पार्ट है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर एक तरीके से यूरोप वीक पड़ रहा है, और यूरोप जितना वीक पड़ेगा उसकी जितनी ज़्यादा डिपेंडेंसी थी यूएस के ऊपर वो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो यूएस को अपने लिए एक सुपर पावर जैसा फील करने के लिए कुछ कमज़ोर कंट्रीज चाहिए कि नहीं चाहिए, और साथ में एक ऐसा दुश्मन भी चाहिए जिसके खिलाफ वो इनको डरा के आपस में जो है एक उनका लीडर बन सके।
यही खेल जो है यूएस ने यहाँ पे खेला है, राइट है। फिर यहाँ पे ये बताया गया है कि आप देखोगे तो फिलहाल जो है बहुत सारी ऐसी डिप्लोमेसीज देखने को मिल रही है जो इस वॉर को बेसिकली शांत कराने की तरफ बात कर रही है। अब उन्होंने ये कहा बेसिकली यूक्रेन का युद्ध यूएस के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बन गया है जहाँ पे यूएस पूरे वर्ल्ड को बहुत आसानी से इस बात के लिए कन्विंस कर पा रहा है कि हम जो हैं यूरोप के ट्रू डिफेंडर हैं। अगर यूरोप को कोई बचा सकता है तो वो शक्तिमान यूएस है, इस बात के लिए वो वर्ल्ड को कन्विंस कर रहे हैं। और ये अब उस मैनर में दिखाई दे रहा है जिस मैनर में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कभी नहीं दिखाई दिया था, ठीक है। एक ये फिनोमेना वर्ल्ड वॉर के टाइम पे दिखा था, अब ये फिर से दिखना यहाँ पे शुरू हुआ है। यहाँ पर यूएस ने ये भी दिखाया है कि अगर हम ना होते तो यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए पूरा यूरोप कभी एक साथ भी ना होता। दूसरा इन्होंने यहाँ पे बेसिकली क्या किया है, दूसरा बेसिकली उन्होंने यहाँ पर ये किया है कि जो बेसिकली यूएस के वेपन्स हैं वो कहीं ना कहीं रशिया के वेपन्स पे भारी पड़ रहे हैं। ये बार बार खबर निकल के आ रही है कि रशिया के जो वेपन हैं वो इतने ज़्यादा शायद सफिशिएंट नहीं है, तभी युद्ध इतना लंबा खिंच गया है ना जितना सोचा गया था। तो यूएस दुनिया को ये भी कन्विंस कर रहा है कि हमारे जो वेपन्स हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट वाले और मोर पावरफुल वेपन्स हैं, राइट है। जैसे अगर आप देखो उनके एंटी टैंक वेपन, उनका जो है शोल्डर फाइल्ड सरफेस एयर मिसाइल और हिमरस हाई मोबिलिटी रॉकेट सिस्टम, ठीक है, ये सब के सब यूएस को एक एडिशनल कॉन्फिडेंस देते हैं और कहीं ना कहीं ये वर्ल्ड को भी इस बात के लिए कन्विंस करते हैं कि कुछ भी हो यूएस की सुप्रीमेसी तो है, ठीक है, यूएस की सुप्रीमेसी तो है। अब देखो यूक्रेन का चाहिए एडवेंचर रहा हो या फिर ये मिस एडवेंचर रहा हो, ये कोई मैटर ही नहीं करता। यहाँ पे अमेरिका की इतनी ज़्यादा हेल्प हुई है यूक्रेन वॉर की वजह से कि जब वो अफगानिस्तान छोड़कर भागे थे तो उनकी इमेज पर एक डॉन्ट लग गया था। हर कोई इसके बारे में बात करने लग गया था कि क्या अमेरिका अब किसी को सिक्योरिटी नहीं दे सकता, क्या अमेरिका कोई वॉर अपने बलबूते पे नहीं जीत सकता। अफगानिस्तान में तालिबान ने अमेरिका को हरा दिया था, ये बातें लोग कह रहे थे, राइट है। लेकिन अब जब रशिया के ऊपर उनको अपना अग्रेशन दिखाने का मौका मिल गया, यूक्रेन के कंधे पे बंदूक रखकर चलाने का, तो कहीं ना कहीं अपनी उस इमेज को वो दुरुस्त कर रहे हैं, राइट है। अपनी उस इमेज को क्या है वो दुरुस्त कर रहे हैं। यहाँ पे वो राइट और रॉन्ग दोनों तरह के लेसन जो है सीख सकते हैं। देखो क्या सीख सकते हैं कि देखो जब भी किसी कंट्री के बीच में कोई प्रॉब्लम आए तो वो जो मुश्किल समय आएगा उसको एक्सप्लॉइट किया जाए राइट टाइम पर अपनी सफलता के लिए। और इस तरह के एक्सपेरिमेंटेशन चीन भी करता है कि किस तरह दूसरे की प्रॉब्लम को लेवरेज अपने लिए कर लिया जाए, इस तरह के एक्सपेरिमेंटेशन किए जा सकते हैं। दूसरा यहाँ पे देखो यूएस जो है एक जीत गया है, ये वाला बेसिकली यहाँ पर एक वो आप कह सकते हैं फीलिंग एमर्ज हो कह सकते हैं कि बिना एक भी अमेरिकी नागरिक की जान गंवाए रशिया को अमेरिका ने यूक्रेन के माध्यम से हरा दिया। इस प्रोपेगेंडा को बेसिकली वो क्या है यहाँ पर वर्ल्ड को कन्विंस करना चाहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप देखो कि अगर कल को इंडो पैसिफिक एरिया में चीन के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो ये न्यू एक गेन कॉन्फिडेंस यूएस को मिला है, कहीं ना कहीं ये चीन के साथ एक वॉर की सिचुएशन ओपन कर सकता है। अब यूरोप में था तो ठीक था, अगर इंडो पैसिफिक में होगा तो मतलब हमारे घर के बरामदे में हो जाएगा, तब फिर भारत के लिए भी यहाँ क्या है चिंता की बात आ जाएगी। इसीलिए आप देखोगे चीन का काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टांस है। अगर अमेरिका की तरफ देखें, चीन की तरफ से बहुत ही हार्श लैंग्वेज यूज़ की जाती है, काफ़ी डायरेक्ट लैंग्वेज वो आजकल यूज़ कर रहे हैं। जैसे उन्होंने सीधे सीधे कहा था अगर आपने ब्रेक हिट नहीं किए, अपनी स्पीड आप इसी तरीके से लेकर चलते रहे, हमें ज़रा देर नहीं लगेगी कॉन्फ्लिक्ट या कॉन्फ्रोंटेशन की तरफ बढ़ने में, और ऑल राउंड जो है एक तरीके से हम यहाँ पे चीज़ों को करेंगे। और यूएस जो है हमें पूरा का पूरा इनसर्कल कर रहा है, सीधे सीधे आरोप लगाए हैं चीन की तरफ से। अभी चीन के अंदर जो उनके न्यूली अपॉइंटेड फॉरेन मिनिस्टर हैं, पिछले वाले हटा दिए थे, कुछ ज़्यादा ही बोलते थे वो, उनका नाम है क्विंग गैंग, तो उन्होंने भी रिसेंटली यूएस को अक्यूज़ किया है कि आप चीन को घेरने की कोशिश कर रहे हो, इंडो पैसिफिक की पूरी स्ट्रैटेजी आपकी फ्लॉड है, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आपके इंडो पैसिफिक की स्ट्रैटेजी के साथ हम यहाँ पे सहमत नहीं हैं, राइट है, सहमत यहीं है। फिर यहाँ पे देखोगे चाइना के जो बेसिकली लीडर हैं, है ना, शी जिनपिंग जी, उन्होंने फिलहाल क्या कहा, सिस्टमेटिकली अपग्रेड करनी है कंट्री की ओवरऑल स्ट्रेंथ एंड सेफगार्ड करने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट रियलाइज एज स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स।
कहीं ना कहीं वो सीधे सीधे ये बात कह रहे हैं कि किसी भी तरह की वॉर की सिचुएशन के लिए, किसी भी तरह की बेसिकली अगर यूएस के साथ कॉन्फ्रंटेशन होता है तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना होगा। इसके लिए हमें अपनी जो स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज़ हैं उनको अनहेंस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप देखोगे आज के टाइम पे ताइवान एक ऐसा फ्लैश पॉइंट है इंडो पैसिफिक के अंदर जो चीन और अमेरिका के बीच में कांटा बना हुआ है। ठीक है, और अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे जो यूएस के मिलिट्री लीडर्स थे वो ताइवान गए हैं। तो ये दिखाता है कि इट कैन लीड टू अ कॉन्फ्लिक्ट, ये एक युद्ध की तरफ, एक झगड़े की तरफ जो है बढ़ सकता है। सही समझ में आया? चलिए, तो इससे क्या है, ए डेंजर ऑफ प्रोवोकिंग अ वर्ल्ड वॉर, यानी कि एक विश्व युद्ध का खतरा यहाँ पे पैदा हो सकता है। और समस्या की बात यह है कि ये विश्व युद्ध हमारे ही बेसिकली बरांडा में होगा। राइट है, तो यहाँ पे क्या है, युद्ध जब भी हुए हैं एक दूसरे की इंटेंशन को मिसरीड करने की वजह से, मिसकम्युनिकेशन की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, एक दूसरे की इंटेंशन पे सवाल उठाने की वजह से हुए हैं। यूएस को जो बेसिकली नई डिफाइन पावर मिली है, जो यूरोप के ऊपर वो फिर से बेसिकली अपना कंट्रोल बना पा रहा है। ठीक है, ग्लोबल पावर इक्वेशन में फिर से वो जो अपने आप को एक बड़ा दिखा पा रहा है, वो लोग फिर से चाहते हैं कि हम पोस्ट 95 वाले समय में चले जाएं, 1945 से पहले वाला जो टाइम था ना वहाँ चले जाए, वैसा वर्ल्ड अफेयर जहाँ पे उन्हीं की हेजेमनी थी। और लगता है कि यूरोप के बाद अब टारगेट करने की बारी है चीन को। ठीक है, यूरोप के बाद टारगेट करने की बारी है चीन को, और यहाँ पे एक नया वर्ल्ड का नया कॉन्फ्लिक्ट जो है दुनिया को देखने को मिल सकता है अगर यूक्रेन के युद्ध से अमेरिका ने कुछ गलत लेसन सीख लिए तो। ठीक है जी, समझ में आ गया, क्लियर है। ये एक टेलीग्राम चैनल का आप बेसिकली स्कैन कोड यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, इसको जो है प्लीज स्कैन करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो मैसेज करके पूछ लीजिएगा, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मतलब रात के 2-3 बजे तक वेट करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि अभी आप बोल रहे थे, मैसेज करके छोड़ दीजिए, आराम से कभी चेक कीजिए, मुझे 1 दिन में 2 दिन में जैसे समय मिलेगा वैसे मैं रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। तो आप लोग अपना कंटेंट पे फोकस रखा कीजिए ना, आप लोग क्यों दूसरी जगह अपना फोकस लेके जाते हैं, है ना, अपना फोकस ना लेके जाया कीजिए। अब भाई कुछ लोग जिन्होंने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की है, प्लीज जरा लाइक कर दो। आज की क्लास का अपना लास्ट आर्टिकल हम पढ़ने वाले हैं, है ना, फिर तो टाटा बाय बाय हो जाएगी। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको पढ़ लेते हैं, देन आपकी छुट्टी है, उससे पहले लाइक कर दीजिए। ठीक है जी, बढ़िया, बहुत वीकली करंट अफेयर्स की पीडीएफ पे मेरी से नहीं है, वो टीम की तरफ से एक्चुअली एक फाइनल डिसीजन आना बाकी है, अवेटिंग है डिसीजन। आज मंडे है, ठीक है, एक मीटिंग होने को है तो एक बार बात कर लेंगे। ठीक है, वीकली करंट अफेयर की पीडीएफ के लिए थोड़ा भी होल्ड कर लेते हैं, एक बार अगर हाँ हो गया पिछली भी अपलोड कर दूंगी, इस बात को लेकर टेंशन फ्री रहिएगा। ठीक है, पीडीएफ अपलोड कर दूंगी, राइट है। चलो ओके, द राइज ऑफ द ईएसजी रेगुलेशंस। ठीक है, तो पहली बात तो ये बात करते हैं ईएसजी रेगुलेशंस होते क्या है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे किस तरह ये जो कॉर्पोरेट बेसिकली हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उससे अलग होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ईएसजी का मतलब क्या है, ईएसजी का मतलब है इन्वायरमेंटल, सोशल, ठीक है, और गवर्नेंस की हम यहाँ पर क्या है बात कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, गवर्नेंस की, यानी कि देखो पर्यावरण को लेकर समस्या, पर्यावरण को लेकर कोई भी समस्या उसका समाधान, सोशल यानी कि सामाजिक रूप से कोई भी समस्या उसका समाधान, और गवर्नेंस प्रशासन को लेकर कोई भी समस्या उसका समाधान, इन सारी चीज़ों को कैटर करने की यहाँ पे बात हो रही है। बल्कि दिस इज नॉट अ प्रिसाइजली करेक्ट डेफिनेशन जो मैंने अभी बताई, ईएसजी मोर देन दैट है। थोड़ा सा समझते हैं, देखो जो कंट्रीज हैं उनके अंदर बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में कुछ की तो मोनोपोली भी है, जैसे गूगल वगैरह की। कहीं ना कहीं ये जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं ये रिसोर्सेज जो कि प्रकृति में सबके लिए थी उनको यूज़ करके जो है मैन्युफैक्चर करती हैं, हम लोग उनको खरीदते हैं, उनको प्रॉफिट होता है, तो कंपनियां काफ़ी रिच होती हैं, राइट है। तो हमेशा से ये मानना रहा था कि इन कंपनीज की इस सोसाइटी के प्रति कुछ तो जिम्मेदारी है। हालांकि शुरू में तो ये भी नहीं माना जाता था, एकदम स्टार्टिंग में तो माना जाता था कि मार्केट भाई ओपन है, जिसको आके अपने टैलेंट के हिसाब से जो करना है कर लो, यहाँ पे तो फ्री कंपटीशन चलेगा। लेकिन देन रियलाइज हुआ कि हर कोई
इतनी एडवांटेजेस पोजीशन में नहीं होता है कि मार्केट में आएगा और कुछ कर देगा। भाई एक इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा जो उस तरीके से बिजनेस को सीख के बड़ा हुआ है, एक किसान का बेटा वो नहीं सीख पाया ना, तो आप उन दोनों के बीच में एक फेयर कंपटीशन कैसे कर सकते हो? एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा, एक बड़े कॉलेज में बड़ी डिग्री एमबीए किया हुआ बच्चा कोई स्टार्टअप शुरू करता है, और गांव के बेसिकली एक मजदूर का बच्चा कोई स्टार्टअप शुरू करता है, दोनों के सफल होने के चांस बराबर तो नहीं है? दोनों फ्री मार्केट में आके इक्वली कॉम्पीट तो नहीं कर सकते। एक के पास एजुकेशन है, स्किल्स हैं, एक्सपीरियंस है, फाइनेंशियल बैकिंग है, सपोर्ट है, फेल भी हो जाएगा तो फिर से पैसा आ जाएगा, दूसरे ने सब कुछ दांव पे लगा रखा है, तो फियर है, राइट है। तो इसलिए धीरे धीरे पता चला कि ये जो फ्री मार्केट और बेसिकली ओपन कंपटीशन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये सारी जो कॉन्सेप्ट है इतनी भी ट्रू नहीं है, राइट है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो तब होगा जब आपने उनको वैसा फिट बनाया हो। देखो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में क्या माना जाता है कि जो फिट होगा वो सर्वाइव कर जाएगा और जो फिट नहीं है वो पीछे छूट जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये बात सब भूल गए, क्या सब इक्वली फिट होने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी पाए थे? राइट, ये तो नहीं था ना। सबको क्या उतना न्यूट्रिशन मिला था कि वो इक्वली स्ट्रेंथन जो है हो सके? नहीं ना। क्या इक्वल एजुकेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल लाड़ प्यार, क्या ये सब इक्वल मिला था? नो ना। तो फिर आप उनमें इक्वल कंपटीशन कैसे करा सकते हो? राइट है, तो वो उसके तो हारने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। खैर, हम ज़्यादा आगे चले गए, सोसाइटी में चले गए, हम वापस आते हैं यहाँ पर। धीरे धीरे ये बेसिकली माना गया कि जो कंपनीज हैं उनकी सोसाइटी के प्रति जिम्मेदारी है, ठीक है, उनको सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए बिकॉज दे आर अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट्स, राइट है। इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली जो कंपनीज एक्ट 2013 था उसके अंदर एक लीगल फॉर्म दे दिया गया और ये कहा गया भाई जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं कुछ एलिजिबिलिटी को पूरा करती हैं, उनको अपने प्रॉफिट का 3 साल का जो उनका प्रॉफिट हो उसका एवरेज निकाल लो, उसका जो 2% है बेसिकली वो इस सोसाइटी के लिए अच्छे कामों पे खर्च करना पड़ेगा। एंड बिकॉज इट्स लीगली मैंडेटरी तो यू हैव टू रिपोर्ट इट टू द गवर्नमेंट ऑल्सो, राइट है, आपको उसके बारे में पूरा जो है बताना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, लेकिन आज के टाइम पे देखो तो क्या किसी कंपनी को सिर्फ इस बात से जज करना चाहिए कि उसने दिन रात इन्वायरमेंट का हार्म किया, उसने दिन रात रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, खूब मैन्युफैक्चरिंग की, खूब सामान को बेचा, अच्छे खासे प्रॉफिट कमाए, उसका 2% वो किसी एनजीओ को दे आया, बच्चों की एजुकेशन पे लगा दिया या किसी गांव में पानी लगा दिया, क्या यहाँ पे बात खत्म हो गई? क्या वो कंपनी जो एक स्टेट की जितनी बड़ी बन चुकी है उसकी इस एनवायरनमेंट को लेकर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है? क्या उसकी इस सोसाइटी को लेकर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है? क्या उसको इस सोसाइटी के अंदर जो प्रीजुडिसेस हैं उनको कम करने में बेसिकली पार्टिसिपेशन नहीं करना चाहिए? क्या एक बड़ी कंपनी को ये सुनिश्चित नहीं करना चाहिए कि मेरे यहाँ सब कास्ट के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले, काले या गोरे का भेदभाव ना हो, महिलाओं को भी मेरे यहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले? क्या ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या गवर्नेंस बेहतर हो, जिन इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में पैसा लगाया है उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो, शेयर मार्केट में जो एक आम आदमी ने कंपनी के शेयर खरीद के वहां पैसा लगाया हुआ है उसका जो है बेसिकली स्टेक जो है फुलफिल हो, एक फेयर प्रैक्टिसेस हो, क्या ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? बिल्कुल है। इसीलिए CSR से भी ऊपर बढ़कर जो हमारी ESG है इसका कॉन्सेप्ट आया है कि सिर्फ 2% प्रॉफिट से कुछ अच्छा काम कर दिया दैट इज नॉट सफिशिएंट, राइट। आपको इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस के मुद्दे पर भी काम करना पड़ेगा। दिस इज क्लियर, बहुत बढ़िया। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा क्योंकि एक बार समरी मैंने बता दी है। उन्होंने ये कहा है कि ओवर द लास्ट डिकेड, अगर पिछले 10 सालों की हम बात करें तो दुनिया के अंदर जो रेगुलेटर्स हैं, जो कॉरपोरेशंस हैं, वो इस आइडिया को बेसिकली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो बिजनेसेस हैं उनको सिर्फ इस बात पे नहीं मेजर करना चाहिए जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक मैट्रिक्स थे कि आप कितना प्रॉफिट कमा के दे रहे हो। अगर आपके पास किसी शेयर होल्डर ने पैसा लगाया तो शेयर होल्डर को आपने कितना रिटर्न दिया, है ना, राइट है। तो यहाँ पर बेसिकली ये बात एक्सेप्ट हो रही है, जैसे किसी कंट्री के बारे में भी ये बात हो रही है ना कि सिर्फ जीडीपी से किसी कंट्री को मत देखो। हो सकता है जीडीपी हाई हो लेकिन लोग शायद 20 घंटे काम करके वो जीडीपी बना रहे, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट फुलफिल्ड, राइट है। हो सकता है मैं अपनी जॉब में बहुत ज़्यादा अर्न कर रही हूँ लेकिन हो सकता है मैं 18 आवर काम कर पा रही हूँ और उस पैसे का भी कुछ यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। इट कैन बी हैपन ना, इट कुड बी, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या देखना चाहिए, कंपनी कितना
रिटर्न दे रही है, सिर्फ इस बात पे जज नहीं करना चाहिए, बल्कि उस कंपनी का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कैसा है, सोशल इश्यूज को लेकर उसकी कमिटमेंट कैसी है, उसके यहाँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कितनी ज़्यादा साउंड है, वो अपने शेयर होल्डर की कितनी प्रोटेक्शन करते हैं अधिकारों की, इन सारी बातों पर किसी कंपनी को जज करना चाहिए। अगर आप सिर्फ ये जज करोगे कितना रिटर्न आया, तो कंपनी किसी भी तरीके से पैसा कमाए, वो कंपनी नकली दवाई बना के बेच दे, फिर तो आप इसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए। लेकिन आप रोकते हो ना, कानून है ना, तो फिर उन कंपनीज की ये भी जिम्मेदारी है कि पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, सामाजिक मुद्दों के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी कि जो आपका बेसिकली कॉर्पोरेट प्रशासन है उसको लेकर कितने बेहतर तरीके से काम हो रहा है, और जो आपके शेयर धारक हैं उनके हितों की आप रक्षा कितनी कर पा रहे हो, राइट है। तो यहाँ पे क्या माना जा रहा है, कंपनीज क्योंकि क्या है, कॉर्पोरेट सिटीजन्स हैं, आपने देखा होगा ना कुछ फंडामेंटल राइट इनको भी मिलते हैं, है ना। कंपनीज क्योंकि कॉर्पोरेट सिटीजन्स हैं तो इनके डिस्टिंक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, जैसे एक नॉर्मल सिटीजन के लिए मेरी फंडामेंटल ड्यूटी है तो इनकी भी है, ठीक है। इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस यानी कि ESG कंसिडरेशन आज ज़रूरी है कि कोई भी इन्वेस्टर जब किसी कंपनी का रिस्क प्रोफाइल चेक करे तो किसी भी कंपनी को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए, एक्यूरेटली एसेस करने के लिए उसका ESG भी देखे, उसका क्या है ESG भी देखे। ये इतनी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, लेकिन इंडिया में अभी ये क्या है, बहुत स्टार्टिंग के स्टेज में, अभी बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग के स्टेज में, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट इन अ थ्योरी, अभी वो काम में कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। क्या ESG जो CSR में गैप थे उनको फील कर सकता है, और बेसिकली CSR से ESG डिफरेंट कैसे है, तो देखो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि आपकी जो कॉर्पोरेट की जो सामाजिक जिम्मेदारी थी, वो नीति जो है उसको हमने मैंडेट कर दिया गया था, कब, जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 था उसमें हमने 2 अमेंडमेंट किए थे, एक 2014 में और एक 2021 में, ठीक है। बेसिकली कंपनीज एक्ट 2013 से हमने उसको लीगलाइज कर दिया था। यहाँ पे हमने क्या एलिजिबिलिटी रखी, किसी कंपनी का अगर जो नेट वर्थ है वो 500 करोड़ रुपए है, ठीक है, या फिर उसका मिनिमम टर्न ओवर जो है 1000 करोड़ है, या फिर नेट प्रॉफिट उसका 5 करोड़ है, तो उस कंपनी को किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अपने पिछले 3 सालों का जो प्रॉफिट था उसका एवरेज निकाल के उसका जो 2% होगा वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि आपकी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की गतिविधियों में खर्च करना पड़ेगा। कोई कंपनी हो सकता है कि फॉरेस्टेशन कर दे, राइट, कोई कंपनी हो सकती है कि किसी गांव में कोई स्कूल बनवा दे, राइट, या फिर हो सकता है कि NGO वगैरह के साथ मिलके कुछ काम कर ले, तो इस तरह की एक्टिविटीज कंपनी जो है कर सकती थी, ये CSR के तहत था, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा देखते हैं, उन्होंने कहा ये प्रोसेस में भी डिफर है और इम्पैक्ट में भी डिफर है, जबकि जो ESG है वो प्रोसेस भी अलग है और इम्पैक्ट भी इसका अलग है। ESG इज अ बिग कॉन्सेप्ट, राइट है, इट्स अ होलसम कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देखो यूनाइटेड किंगडम के अंदर एक मॉडर्न स्लेवरी एक्ट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये चाहता है कि कंपनीज जो भी बिजनेस कर रही हैं UK के अंदर उनको ये देखना पड़ेगा एनुअली, उनको ये पूरा का पूरा पब्लिश करना पड़ेगा कि उन्होंने वो कौन से एफर्ट उठाए हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कम करने में हेल्प करते हैं, चाइल्ड लेबर को और डेप्ट की जो बॉन्डेज होती है उस उनकी सप्लाई चेन में इसको कम करने के लिए उन्होंने कौन से स्टेप्स उठाए हैं, ठीक है, उनको ये बताना पड़ेगा। और आपने सप्लाई चेन मैनेजर्स को आपने कितना ट्रेन किया है ये बताना पड़ेगा। इसी तरह यूरोपियन यूनियन के अंदर सस्टेनेबल फाइनेंस डिस्क्लोजर रेगुलेशंस हैं, ये रिक्वायर करते हैं कि जो बैंक हैं, पेंशन फंड हैं, एसेट मैनेजर्स हैं और जो अदर फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो ये बताए कि किस तरह आपने जो बेसिकली ये बताया है कि सस्टेनेबिलिटी रिस्क इनटू देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है, कि ये आपको बताना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि जो रिस्क इन्वॉल्व है ना, सस्टेनेबिलिटी जो रिस्क इन्वॉल्व है वो कैसे आपने इसके अंदर इंटीग्रेट किया है। सीधी सी बात है, यूनाइटेड किंगडम का स्लेवरी एक्ट हो या यूरोपियन यूनियन के अंदर फाइनेंशियल मार्केट की बात हो, यहाँ पर इस तरह की चीज़ों को डाला गया है कि आप जो भी काम कर रहे हो उस काम की वजह से आसपास की चीज़ों में क्या अच्छा आप कर रहे हो ये आपको हमें बताना पड़ेगा, राइट, ये हमें बताना पड़ेगा। तो ESG इंडिया के लिए क्यों रिलेवेंट है, इंडिया की जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और इंडिया के अंदर जो एक इनकम डिविडेंड दिखाई देता है, टॉप 1% जो है करीब 50% से भी ज़्यादा जो है
पैसे लेके बैठे हुए हैं और टॉप के 50% के पास शायद 10% भी पैसा नहीं है, तो क्या उन टॉप के 1% की जिम्मेदारी नहीं बनती इन बॉटम के 50% के लिए कुछ काम करे? बिल्कुल बनती है, क्योंकि इन टॉप के 50% की भी तो रिसोर्सेज है ना कंपनी की। तो आप कहीं ना कहीं उन रिसोर्सेज पे कुछ अच्छा कर रहे हो, और अगर आप उतने सक्षम हो, आपकी बेसिकली लॉबी है गवर्नमेंट में, आपकी बात सुनी जाती है, मीडिया में आपकी बात सुनी जाती है, यू हैव द मनी, यू हैव द रिसोर्सेज, देन व्हाई नॉट, राइट? तो यहाँ पे क्या है, इंडिया में काफ़ी सारे लॉज रेगुलेशंस हैं इन्वायरमेंट को लेकर, बेसिकली सोशल और गवर्नमेंटल इश्यूज़ को लेकर। जैसे हमारे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, फिर हमारे यहाँ कुछ क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूट हैं, जैसे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है, लेबर कोड है हमारे यहाँ, चाइल्ड बेसिकली बॉन्डेज लेबर को चीज़ें हैं। तो हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और हम जो है फाइन वगैरह भी लगाते हैं अगर वायलेशन होता है। जैसे 2022 में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने 520 मिलियन का फाइन जो है इम्पोज किया था उदुपी पावर कॉर्पोरेशन पे, क्योंकि उन्होंने क्या है बेसिकली इन्वायरमेंट लॉस और आसपास की सराउंडिंग को लेकर पॉल्यूशन किया था। ठीक है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे हमने देखा कि इंडिया में चीज़ें तो हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी क्या है, इंडिया को थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा। हमें कुछ ऐसी गाइडलाइंस एस्टैब्लिश करनी होगी कि जो ये कंपनीज है ना, ये जिस तरह के काम कर रही है, इनको मॉनिटर किया जा सके, क्वांटिफिकेशन हो सके, भाई कितना किया, 10%, 20%, और डिस्क्लोजर हो। इस कॉन्सेप्ट पे काम करने का जरूरत है, डिस्क्लोजर भी हो। ठीक है, ESG बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है, वो जो बाकी दुनिया में जिस तरीके से हो रही है, वैसे हमें यहाँ इम्प्लाई करने की जरूरत है। जैसे सेबी ने किया, सेबी द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उनको ये समझ में आ गया था कि अब जो इन्वेस्टर्स है वो ये डिमांड करते हैं कि भाई जो बेसिकली कोई कंपनी है उसका रिस्क प्रोफाइल ESG वाला हम देखें। ठीक है, अगर कोई कंपनी है तो उसका ESG रिस्क प्रोफाइल है वो हम देखें, वो उस तरह की डिमांड करते थे। तो सेबी ने अपने यहाँ क्या किया, जो एनुअल बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट थी, यानी कि आपके यहाँ जो वार्षिक बिजनेस उत्तरदायित्व वाली और संधारणीयता वाली एक जो रिपोर्ट थी, उसको बेसिकली अमेंड किया। इस रिपोर्ट में क्या होता है कि जो सबसे बड़ी 1000 कंपनी जो भारत में लिस्ट होंगी, सेबी ने क्या कहा, मार्केट के अंदर जो सबसे बड़ी 1000 कंपनी लिस्ट होंगी, उनको क्या है बेसिकली जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ अपना क्या है इवॉल्व होना पड़ेगा। और ये जो बेसिकली रिपोर्ट है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, इसमें इस तरीके से आपने अपने मैट्रिक्स पे बताना पड़ेगा जो स्टैंडर्ड ग्लोबल लेवल पे फॉलो होता है। यहाँ पे आपने क्या करना होगा, मीनिंगफुली अपने स्टेक होल्डर्स को अपने साथ एंगेज करना होगा, और इन्वेस्टर का जो डिसीजन मेकिंग है उसको इन्हेंस करना पड़ेगा। यहाँ तक कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन कितना आप लोग कर रहे हो, और कंपनी के अंदर जेंडर और सोशल डाइवर्सिटी को लेके कितना काम हो रहा है, ये आपने बताना पड़ेगा। तो सेबी ने देखा इन्वेस्टर्स ये डिमांड करते थे कि भाई ESG को लेकर क्या कर रही है कंपनीज, हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हमारे पास एक रिपोर्ट थी, एनुअल बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। इसी रिपोर्ट में अमेंडमेंट कर दिया और कहा कि आप कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर रहे हो, जेंडर इक्वालिटी को लेकर क्या काम कर रहे हो, सोशल डाइवर्सिटी को लेकर आप क्या काम कर रहे हो, इनको आप हमें बताओ, और उस फॉर्मेट में बताओ जैसे ग्लोबल प्रैक्टिस चल रही है, ताकि इसको मेजर करना, इसको चेक करना और ये देखना सच में किया है कि नहीं किया है, ये थोड़ा आसान हो जाए। तो इसीलिए जब इंडिया के अंदर ESG की बात है कि कानून हमारे पास हैं, लेकिन हमें ड्यू डिलिजेंस की यहाँ पर ज़रूरत है, स्क्रूटनी की बहुत ज़रूरत है, तभी ये चीज़ें डीपर पहुँच पाएंगी। यानी कि किसी कंपनी के रिकॉर्ड चेक करने पड़ेंगे, पुराने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके इंटरव्यू लेने पड़ेंगे, कई बार जो है डिस्क्रीट तरीके से वहाँ पे विजिट्स करनी पड़ेंगी, ऑपरेशन चलाने पड़ेंगे, ताकि इंश्योर किया जाए कि जो कंपनियां हैं वो इंटरनेशनल जो ESG स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो कर भी रही है या नहीं कर रही है। अगर इंडिया ये कर पाया तो पहली बात तो इंडिया के अंदर सोसाइटल लेवल पे काफ़ी सारी चीज़ें सुधर जाएंगी। दूसरा, कंपनीज जो है मोर आप देखोगे एथिकल प्रैक्टिसेस के साथ काम करेंगी। अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस सुधरेगा तो लोकल गवर्नेंस भी सुधरेगा, आपकी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी चीज़ें अच्छी होंगी। तीसरा क्या है, जब भारत यूरोप और जैसी कंट्रीज के साथ
ट्रेड में जुड़ेगा, अगर भारत की कंपनीज उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ESG कंप्लाइंस कर रही होंगी तो वो कंट्रीज हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने में भी ज़्यादा बेसिकली एक तरीके से इनकरेज होंगी, ठीक है। हमारा ट्रेड पैक्ट्स ज़्यादा बेटर तरीके से साइन वगैरह हो पाएंगे। और जो ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन बेसिकली अपना प्रभाव बना के बैठा हुआ है, क्योंकि हम बेटर अप्रोच रखेंगे तो वहाँ पर हम अपने आप को भी जो है बेसिकली एक तरीके से क्या इम्प्लाई कर सकते हैं। तो इंडिया को इससे बहुत कुछ अचीव करने में मदद मिलेगी, राइट है। लेकिन यहाँ पे क्या स्क्रूटनी की बहुत ज़रूरत है कि हम चेक कर पाए, मीज़र कर पाए, क्वान्टिफाई कर पाए कि चीज़ें कैसे काम कर रही है, ठीक है। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? यस, डंपिंग यार्ड को लेके दिल्ली का भी एक एनजीटी का केस हुआ था। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अगर इन्वायरमेंट असेसमेंट्स आप अच्छे से कर पाओ, ट्रांसपेरेंट मैनर हो, इजी तरीके से सिंगल विंडो के माध्यम से करो तो ईज ऑफ बिजनेस होगा, राइट। ईज ऑफ बिजनेस होगा तो इन्वेस्टमेंट आएगा, कल को आपकी जीडीपी ग्रो करेगी। और आजकल वो इन्वेस्टर्स जो बेसिकली अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको प्रॉफिट से इतना मतलब नहीं है। हमने बात की थी ना सोशल स्टॉक एक्सचेंज की, जहाँ पे हमने नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना चाहती है, तो वैसे इन्वेस्टर्स जो अपना पैसा लगाना चाहते हैं सोशल कोज के लिए तो वो वहाँ पे उनके बॉन्ड खरीद सकते हैं। तो हमने जाना था ना ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो इस तरह की चीज़ों में पैसा लगाना चाहते हैं, बट वो चाहते हैं कि झूठ ना हो, सच हो। तो ESG कंप्लायंस अगर आप अपने यहाँ बढ़ाओगे, स्क्रूटनी अगर डीपर होगी तो आप इन्वेस्टर्स को अश्योर कर पाओगे कि ये चीज़ें हो रही हैं, देन दे कैन इन्वेस्ट देयर मनी इनटू इट, राइट है। बहुत बढ़िया। आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पे देखिए जो आर्टिकल लिखा है ये बेसिकली जो फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर के CRPF के, उन्होंने लिखा हुआ है, KV मधुसूदन जी, ठीक है। तो बेसिकली खुद जिन्होंने चीज़ों का एक्सपीरियंस किया हुआ है उन्होंने यहाँ पर जो है चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। राधिका आपने बेसिकली बच्चे सेल के टाइम पे ज्वाइन किया होगा ना, सेल के टाइम पे वैलिडिटी एक्स्ट्रा रहती है एंड देन डिस्काउंट भी रहता है। ठीक है, चलिए। तो देखते हैं, देखो अभी पुलवामा अटैक, ठीक है, जो कि फरवरी 14, 2019 को हुआ था। हर साल हम इसकी एक दुख भरी याद जो है देखते हैं। यहाँ पे 40 हमारे जो CRPF के जवान थे वो शहीद हो गए थे। पूरे देश में इस बात को लेकर एक शोक हुआ था, राइट है। और मतलब ऐसा कभी नहीं देखा गया था कि पब्लिक ने इतना ज़्यादा जो है जवानों की शहीदी पर जो है बेसिकली एक पूरा मूवमेंट क्रिएट किया हो। इस वाले पुलवामा के बाद से पूरा मूवमेंट क्रिएट हो गया था। लेकिन देखो ये जो 14 फरवरी 2019 को जो काला दिन हमने देखा था, इससे पहले भी 6 अप्रैल 2010 को भी हमने काला दिन देखा था, जहां पर करीब 76 CRPF के जवान शहीद हो गए थे। और वो हुए थे जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म होता है, ठीक है, उसके एक हमले में, एक बेसिकली आप देखोगे छत्तीसगढ़ का जो दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पर बेसिकली क्या हुआ था, एक हमला हुआ था, काउंटर इंसर्जेंसी या फिर आप कह सकते हो ऑपरेशन हुआ था, जिसमें 76 CRPF के जवान मारे गए थे। माना जाता है कि भारत की आज़ादी के बाद से किसी भी एंटी इंसर्जेंसी या एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में जो सबसे ज़्यादा शहीद हुए थे हमारे जवान, वो इसी दिन हुए थे। तो ये काला अध्याय आप बहुत जल्दी भूल गए, हम सब भूल गए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, सरकारें भी भूल गई, राइट। तो पुलवामा वाला हमला जो हमें कुछ अच्छा तो नहीं याद दिलाता है, लेकिन हमें ये एक चीज़ याद दिला सकता है कि CRPF पर बेसिकली हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो देखो CRPF के बारे में बात करें तो इसको मिलिट्री की वजह से या फिर मिलिट्री के बीच बीच में जहाँ पे कुछ वॉइड रह जाते हैं, कुछ खाली स्थान जहाँ पे रह जाते हैं हमारी जो सैन्य दल होते हैं उनकी जगह पर, वहाँ पर फिल करने के लिए CRPF जो है बेसिकली आपके लाए जाते हैं, ठीक है। या फिर आप ये मानकर चलिए कि जो इंटरनेशनल मीडिया है उसके सामने बहुत हल्ला ना हो जाए कि इस देश की सेना तो इतनी बड़ी है, या अन्य जो देश हैं वो ये ना कहे कि तो इनकी तो बेसिकली सेना ही इतनी बड़ी है। तो हमने सेना से कम
लेकिन पुलिस से ज़्यादा बीच का कहीं का एक रास्ता हमने जो है निकाला। दरअसल भारत की आज़ादी से पहले क्राउन पुलिस के नाम से कुछ जो है ये था, राइट है। और जब भारत आज़ाद हो गया तो हमने एक एक्ट पास किया और उस क्राउन पुलिस को कन्वर्ट कर दिया सीआरपीएफ में। सीआरपीएफ को जो मैंडेट दिया गया वो बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हो, वास्ट था। अच्छे से इलेक्शन कराने हो, राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में पुलिस की हेल्प करनी हो, यहाँ तक कि जब तक हमारे तिब्बतन बेसिकली बॉर्डर जो फोर्स है वो नहीं आई थी और जो बीएसएफ वगैरह नहीं आया था, तो बॉर्डर पर डिप्लॉयमेंट का काम भी सीआरएफ ने किया है, ठीक है। इसके अलावा अगर कभी बेसिकली इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस कुछ हुए हैं, नक्सलवाद की समस्या हो या फिर हमारा बेसिकली ये नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी हो, सीआरपीएफ ने हर जगह जो है अपना साथ दिया है। इनका जो मोटो है वो है बेसिकली सर्विस एंड लॉयल्टी, यानी कि सेवा और वफादारी। और उस सेवा और वफादारी को इन्होंने टाइम पर जो है बार बार अगेन एंड अगेन प्रूव करके दिखाया है, राइट है। तो हमें देखिए कई बार क्या होता है, अपनी मिलिट्री, अपनी नेवी, अपनी जो बेसिकली एयर फोर्स होती है वो याद रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम जो बैक हैंड का एक सपोर्ट है वो भूल जाते हैं। जैसे सीआरपीएफ के बारे में आपने एक सुना होगा, इनकी एक स्पेशल बेसिकली यूनिट है कोबरा, ठीक है। तो कोबरा भी है इनकी एक स्पेशल विंग यूनिट। लेकिन सीआरपीएफ को एट पार नहीं रखा जाता हमारे जो बाकी सैन्य बल है, जो हमारे मिलिट्री फोर्सेस है, ठीक है। ना तो इनको वो सारी फैसिलिटीज़ ही मिलती हैं, ना ही कैंटीन वगैरह की सुविधा मिलती है, सैलरी को लेकर भी डिस्क्रिमिनेशन है, पेंशन को लेकर भी कुछ अलग चीज़ें हैं, राइट है। और देखा जाए तो इनके ऊपर काम का लोड बहुत ज़्यादा है, राइट है, क्योंकि आप सिर्फ सेना की ही मदद नहीं कर रहे, आप देश के अंदर जितने भी बेसिकली चैलेंजेस हैं उनको भी आप बेसिकली संभाल रहे हो, राइट है। और यूनियन टेरिटरीज में, राज्यों में भी आप काम कर रहे हो, राइट है। इसके अलावा आप ये देखोगे कि अगर हम उन घटनाओं की बात करें जिसमें बेसिकली हमारे जवान शहीद हुए, तो सीआरपीएफ ने काफ़ी ज़्यादा शहीदी देखी है। तो सरकार को चाहिए कि बेसिकली थोड़ा सा ध्यान दे इस तरफ भी, और हम लोगों को चाहिए कि हम लोगों में अवेयरनेस हो इसके लिए, राइट है। साथ ही ये भी देखा गया है कि बहुत ज़्यादा लोड की वजह से इनकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है। बिना ट्रेनिंग के ही बिना ट्रेनिंग के ही बेसिकली क्या है, बहुत जल्दी ही आप कह सकते हैं इनकी तैनाती हो जाती है। तो बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के बेसिकली आप देखोगे तो उतना इफेक्टिवली ऑपरेशंस फिर नहीं हो पाते हैं, और अगर ऑपरेशंस उतनी इफेक्टिव नहीं होंगे तो कैजुअलिटीज ज़्यादा होती हैं, राइट है। आप देखो क्या कहा जाता है, अगर आप ट्रेनिंग में जितना पसीना बहाओगे जंग में उतना कम खून आपका बहेगा, लेकिन ट्रेनिंग में अगर पसीना बहाने का मौका ही प्रॉपर ना मिल रहा हो तो जंग में खून बहना लाजमी है, राइट है। इस पर ध्यान देने की बहुत सख्त रूप से जरूरत है। दिस इज द समरी ऑफ द आर्टिकल, राइट, दिस इज द समरी ऑफ द आर्टिकल। आप लोग क्या कर रहे हो? मुझे तो कोई ऐसा कमेंट नहीं दिख रहे हैं जो आप लोगों को दिख रहे हैं। आप क्लास पे क्यों नहीं फोकस कर रहे हो? इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। कंटिन्यू करें अगर आप लोगों का फोकस है क्लास की तरफ। हाँ, कंटिन्यू करें कि आप लोग आज बातचीत करने के मूड में हैं। मतलब इतने दिन बाद क्लास हो रही है तो आप लोगों का बातचीत करने में ज़्यादा मन लग रहा है। गुड मॉर्निंग। यस 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 दामोदर, नोटिफिकेशन नहीं आया आज। ओके कोई बात नहीं, अब से क्लास कंटिन्यू होगी, आप 7:30 आ जाया कीजिए, राइट है। ठीक है, बढ़िया, हम लोग पढ़ते हैं, है ना। देखो एक कर लेते, एक डिसाइड कर लेते हैं, हम में से जिन लोगों को पढ़ना है हम लेक्चर पे फोकस करेंगे, राइट है। और जिनको मान लीजिए बात करने का मन है वो बात कर ले, कोई इश्यू नहीं है, राइट है। मतलब कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है यहाँ पे। मतलब नाउ यू हैव द चॉइस, यू आर अ मैच्योर पर्सन, राइट। तो मैं आपको बिल्कुल भी कुछ डांटने वाली नहीं हूँ, बोलने वाली नहीं हूँ, बिकॉज आप सब बहुत समझदार हैं, ये मैं जानती हूँ। तो आप में से जिन लोगों को लगता है कि आर्टिकल इंटरेस्टेड है तो यहाँ ध्यान दे लीजिए, और जिनको लगता है कि ठीक है खुद ही कर लेंगे तो आप मतलब यू कैन कैरी ऑन, कोई प्रॉब्लम, मुझे बिल्कुल भी इशू नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हम पढ़ रहे थे अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में,
और इसमें से हम सीआरपीएफ के बारे में देख रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक वार्निंग साइन है, हमारा जो इंटरनल सिक्योरिटी सिनेरियो है, अगर हम अपनी आंतरिक सुरक्षा के बारे में देखें तो मार्जिनल इम्प्रूवमेंट दिखाई देती है हमें नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में, लेकिन इनसिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट दिखाई देती है हमें लेफ्ट विंग वाला जो हमारा एरिया है, टेररिस्ट बेसिकली टेररिस्ट अफेक्टेड कश्मीर है, यानी कि उत्तर पूर्व में थोड़ा बहुत सुधार दिखाई देता है। लेकिन अगर हम बात करें ये जो नक्सलवाद वाला जो एरिया है और साथ में जो कश्मीर के अंदर आतंकवाद है, इसमें बहुत ही कम सुधार देखने को मिलता है, ठीक है। अब इन सब जगह पर जहाँ पे एक वॉइड रह जाता है, उस वॉइड को मेनली फिल किया जाता है सीआरपीएफ के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर ये बताया गया है इसके अलावा भी जो सीआरपीएफ के जवान हैं उनको बहुत ज़्यादा हार्ड ड्यूटीज जो है कैरी करनी पड़ती हैं, ठीक है। कई बार बिना रेस्ट के भी इनको लगातार काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से ट्रेनिंग कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। भाई ट्रेनिंग ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, राइट है, तो ट्रेनिंग कंप्रोमाइज़ हो जाती है, जिसकी वजह से ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ जो है फिर एडवर्सली अफेक्ट होती हैं, राइट है। अब यहाँ पे देखो ये बताया गया है इनको इतना ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यूज़ क्यों किया जाता है, इतनी डिफरेंट असाइनमेंट्स क्यों दी जाती है, क्योंकि इस फोर्स की जो वर्सेलिटी है, जो फ्लैक्सिबल ऑपरेशन प्रोसीजर्स हैं, वो काफ़ी बेहतर हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो रेगुलर आर्मी की अगर आप ह्यूज डिप्लॉयमेंट करोगे, कंटिन्यूसली आप रेगुलर आर्मी में बहुत भर्ती करोगे, तो इंटरनेशनल प्रेस और मीडिया आपको परेशान कर देगा, राइट, कि भाई भारत तो शांति चाहता ही नहीं है, भारत तो युद्ध चाहता है, भारत तो इतनी सेना लेके घूम रहा है, राइट है, वो वाली चीज़ें। दूसरा दूसरे जो देश हैं उनको भी भाई जवाब देना रहता है कि इतनी फोर्स क्यों चाहिए, तो मिलिट्री फोर्स ना रखकर पैरामिलिट्री फोर्स का जो है कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर आया। हिस्ट्री में बता चुकी हूँ, अंग्रेजों के टाइम पे क्राउन पुलिस थी, हम एक एक्ट लेकर आए, हमने सीआरपीएफ बना दिया, ठीक है जी, बढ़िया। अब देखो अलग अलग ऑपरेशनल थिएटर्स में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म हमें करके दिखाया है, लेकिन कैजुअलिटी का रेट भी जो है हाईएस्ट सफ़र किया जा रहा है पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा, ठीक है, कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तभी वो पुलवामा वाला और जो बेसिकली 10 अप्रैल बेसिकली वाला जो लेफ्ट विंग इंसर्जेंसी की वजह से 76 हमारे जवान शहीद हुए थे, वो एग्जाम्पल स्टार्टिंग में आपको दिया गया, ठीक है। यहाँ पे ये बताया गया है कि बेसिकली आप चाहे कोई भी नया वेपन ले आओ या कोई भी नई टेक्नोलॉजी ले आओ, वो तब तक काम नहीं आने वाली जब तक आप प्रॉपर ट्रेनिंग का वक्त नहीं दोगे, राइट है। प्रॉपर ट्रेनिंग का वक्त देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तब किसी वेपन को या किसी नई टेक्नोलॉजी को लेकर वो अडेप्ट करके अपने ऑपरेशंस में लेकर जाएंगे, पहली बात। दूसरा देखो पैरिटी की ज़रूरत है, जो आपकी बेसिकली नॉर्मल जो बेसिकली सशस्त्र बल हैं उनको कैंटीन की सुविधा आप देते हो, राइट है। दूसरा आपने पेंशन स्कीम में चेंज कर दिया था, देखो यहाँ पे ये कहा गया था ओल्ड पेंशन स्कीम बेसिकली यहाँ पे रोक दी गई थी उन लोगों के लिए जिन्होंने क्या किया था, दिसंबर 31 2003 के बाद जो है ज्वाइन किया था। पुलवामा के बाद बेसिकली जो एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी उसको वेंट आउट होने का एक मौका मिला था। उसमें से एक बहुत बड़ी मांग ये थी कि लोग चाहते थे हम ओल्ड पेंशन स्कीम पर वापस चले जाएं, ठीक है, तो पेंशन को लेकर भी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। फिर यहाँ पे देखो दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था दिसंबर 2022 में, और जिसमें ये बताया गया था कि जो बेसिकली ये पैरामिलिट्री फोर्सेस है इनको एट पार विद द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन की तरह ट्रीट किया जाए, ठीक है, बराबर लेवल जो है सशस्त्र जो केंद्रीय बल है उनकी तरह इनको ट्रीट किया जाए, राइट है। लेकिन आप देखोगे डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर फिर भी दिखाई देता है रेगुलर आर्म्ड फोर्सेस की अपेक्षा, ठीक है, चाहे वो पेंशन की बात हो, सर्विस फैसिलिटीज़ की बात हो या फिर कैंटीन जैसे स्टोर डिपार्टमेंट्स की ही बात क्यों ना हो, राइट है। और गवर्नमेंट भी यहाँ पर देखो पैरामिलिट्री फोर्सेस को ये बेनिफिट्स देने से कतराती है क्योंकि गवर्नमेंट पर खर्चा बढ़ेगा, राइट है, और पैसे का ही तो सारा खेल है। लेकिन यहाँ पर इनके लिए रिसोर्सेज अलोकेट करने ज़रूरी है क्योंकि लोग शहीद हो रहे हैं, राइट है, उनकी फैमिली को सपोर्ट करना ज़रूरी है। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी सुधार करने की ज़रूरत है, ये जो है हमारा आर्टिकल हमें बताता है, ठीक है जी, क्लियर है। भाई जब मुझे खांसी हो थोड़ी सी आवाज़ मैनेज कर लेना प्लीज़, ठीक है, बहुत बढ़िया। आर्टिकल समझ में आ गया, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलें। ओके बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, देखो लैंडफिल्स, ठीक है, यानी कि कूड़े के वो बड़े बड़े ढेर जो पहाड़ों को भी मात देते हैं, ये हमारे देश को बेसिकली निगलते ही जा रहे हैं, राइट। मैं एग्जैक्टली यही वर्ड यहाँ पे यूज करूंगी, इनगल्फ कर ले रहे हैं हमारे देश को। तो दिल्ली के लैंडफिल को लेकर तो वहाँ के जो बेसिकली राज्य, वहाँ के जो मुख्यमंत्री और राज्यपाल जी हैं और हमारी जो सुप्रीम कोर्ट जी है, उनके बीच में बहसाबहसी देखने को मिली थी। मुंबई के लैंडफिल्स तो शायद दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट हैं। मतलब सोचिए हम किस चीज़ में सबसे बड़े हैं, कहाँ, कूड़े के पहाड़ में, राइट है। और अभी फिलहाल ये फिर से मुद्दा जो है क्यों न्यूज़ में आया, क्योंकि ठीक है कूड़े के पहाड़ तो हैं, हम रोज़ देखते हैं बट भूल जाते हैं। समाचार पत्रों में जब आती हैं खबरें तो हमें याद आ जाता है। अभी कैसे याद आया, केरल के अंदर बेसिकली जो ब्रह्मपुरम है, यहाँ पर 1000 स्क्वायर बेसिकली एक एरिया था, वहाँ पे जो कूड़े का एक बड़ा सा पहाड़ था, उसमें आग लग गई थी। कई दिन लग गए आग बुझाने में, राइट है। उसकी वजह से जो धुआं निकला, उस धुएं की वजह से बेसिकली क्या है, उस धुएं की वजह से काफ़ी ज़्यादा हेल्थ पे प्रॉब्लम आ रही है। बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिया गया है। मीथेन का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होता है। तो जब भी लैंडफिल की बात आए तो मीथेन ज़रूर याद रखना, ठीक है। मीथेन एमिशन यहाँ पर बहुत खतरनाक होता है, राइट है। पर्यावरण को लेकर चुनौती है। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा आग बुझाना इसलिए भी मुश्किल होता है कि देखो अब वो पहाड़ वैसे तो पहाड़ है, लेकिन वो अपने आप में स्ट्रॉन्ग या टफ तो नहीं है कि उसके ऊपर जो है आग बुझाने वाले मशीनें लेकर आप चले जाओगे, उसका दबने का, खिसकने का खतरा बना रहता है। तो जो आग बुझाने वाले कर्मचारी हैं, उन्हीं की जान पर बनाती है। कई बार पढ़ा होगा ना कि कूड़े के पहाड़ को ठीक करने के लिए कुछ लोग गए, वो उसके नीचे दब के मर गए, राइट है। वो इसीलिए होता है क्योंकि वो स्टेबलाइज तो है नहीं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो नेवी की मदद से आप सोचिए कि समस्या कितनी गंभीर होगी कि नेवी की मदद लेनी पड़ गई केरल के अंदर आग बुझाने की समस्या को लेकर। अब ये समस्या आ क्यों रही है? देखो हमारे देश में सफाई को लेकर हम सरकार को जिम्मेदार मानना तो शुरू कर चुके हैं, लेकिन हमने अपने आप को जिम्मेदार मानना आज तक शुरू किया नहीं है, राइट है। हम प्लास्टिक का उपभोग अभी भी इसी तरीके से करते हैं। हम आज भी गार्बेज को सैग्रीगेट करने की प्रैक्टिस घर में भी फॉलो नहीं करते, हम अपने बच्चों को भी नहीं सिखाते। आज भी रोड पर पॉलीथीन्स पड़े रहते हैं, बारिश आती है, जो सीवेज पाइप होते हैं उनमें वो क्लॉग्ड कर जाती है और पूरा पानी फिर बहता है और हम फिर सरकार को गाली देते हुए चले आते हैं। वी यूज़ द क्रसवर्ड टू द गवर्नमेंट, बट हम अपने अंदर कोई इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश नहीं करते। फर्स्ट रीज़न। सेकेंड रीज़न, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं उनके पास इतना फंड ही नहीं है कि वो शहरों से कचरे की सफाई कर सके। क्योंकि पहली बात तो आम जनता टैक्स या ड्यूटी देना नहीं चाहती। अगर देना भी चाहती है तो सरकारें वोट बैंक के चक्कर में इतना कम रखती हैं कि उससे सर्विसेज को अफोर्ड करना ही मुश्किल है, राइट है। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास पहली बात तो रिसोर्सेज नहीं है, दूसरी बात विल पावर नहीं है। तीसरी बात आती है राज्य सरकारों की। राज्य सरकारों के लिए किसी को फ्रिज बांट देना, कैश पैसा दे देना, मिक्सी दे देना, लैपटॉप दे देना और बेसिकली दुल्हन ले जाओ, इस तरह की योजनाएं जो है बेसिकली देना आसान है क्योंकि इससे वोट मिलता है। और ये कहना कि हम राज्य साफ और सुंदर कर देंगे, सारा कचरा हटा देंगे, इससे कौन किसको वोट देता है? तो दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिनेरियो। यहाँ पे सफाई करने वालों को भी ज़रूरत नहीं है और जो लोग शहरों में रह रहे हैं उनको भी शायद ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके नेगेटिव इम्प्लिकेशंस हर किसी पे पड़ते हैं। अगर आपके बच्चे स्कूल जाने से सिर्फ इसलिए रुक रहे हैं कि कूड़े के पहाड़ में आग लग गई थी और उसकी वजह से काला धुआं आपके शहर को निकल रहा है, तो एक शर्म की बात है, राइट है। और ये आग लगने की घटनाएं दिल्ली में भी देखी गई हैं और अब ये केरल में देखी गई है। केरल में एक कॉन्सेप्ट है, उसको बोला जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिज्म। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, जो प्राइवेट गुड्स होते हैं, मिक्सी है, कुकर है, गैस स्टोव है, ये प्राइवेट गुड्स हैं। ये किसी इंसान को अपनी व्यक्तिगत चीज़ों के लिए चाहिए। इनको जो है राज्य सरकार द्वारा राज्य के धन से बांटा जाता है।
लेकिन जो पब्लिक सर्विसेज हैं, जो एक्चुअली में सरकार की जिम्मेदारी थी, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, ये फिर देने के लिए फंड ही नहीं बचता ना। लोगों को चाहिए, लोगों को मिक्सी मिल गई, दे आर हैप्पी, वो वोट दे देंगे। राज्य सरकार के पास पैसा खत्म हो गया, अब कौन जाए हेल्थ पर बेसिकली पैसा खर्च करने? मलेरिया हो रहा है तो हो रहा है, राइट है। तो ये कुछ ऐसा सिनेरियो बन रहा है जिसकी वजह से जो सैनिटेशन है वो हमारे देश में पब्लिक डिस्कोर्स में आता ही नहीं है, यानी कि सार्वजनिक जो डिबेट होती है उसमें ये आता ही नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हुई है। अब यहाँ पे देखो, केरल वाली बात हम कर रहे थे, तो करीब 100 एकड़ का एरिया था ब्रह्मपुरम, ठीक है, जो बेसिकली कोच्चि के आउटर फ्रिंज पर बैठता है, कोच्चि के आसपास बैठता है। उसमें आग लग गई, कई दिनों तक आग चली, ठीक है। इंडियन नेवी की मदद से फाइनली उसको ठीक किया गया। इसके आफ्टर इफेक्ट जो है पड़ोसी जो बेसिकली जिला है अल्पाजुरा, वहाँ तक देखे गए हैं, जब जो कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और जो बेसिकली उसको पब्लिसिटी ही इस बात के लिए थी कि वहाँ की नेचुरल ब्यूटी बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, ठीक है। प्राकृतिक सुंदरता के लिए आप फेमस हो, एक टूरिस्ट प्लेस हो, अगर काले धुएं में आप ढक जाओगे तो आप क्या, तो पूरा का पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी गई। तो कहीं ना कहीं पैसा ना होने की वजह से आप सफाई नहीं कर रहे, और उस सफाई ना होने की वजह से जो आप पैसा कमा सकते थे टूरिज्म के द्वारा, वो भी आपने क्या है खो दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, स्कूल्स बंद हो गए हैं, लोगों को कहा गया है भाई घर से बाहर ना निकले, निकले तो मास्क पहन कर निकले, राइट है। इसके अलावा यहाँ पे देखोगे, लेकिन ये जो गार्बेज क्राइसिस आया है ये कोई सरप्राइज नहीं था। करीब 10 साल पहले ही केरला हाई कोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिया था, भाई सिटी को कुछ दिनों के लिए बंद कर दो ताकि इस गार्बेज को क्लीन किया जा सके, ठीक है। इवन यहाँ पे क्या हुआ था, केरल के अंदर एक राइटर थी कमला दास सुरैया, ठीक है, वो सिटी छोड़कर जा रही थी जबकि वो होम टाउन थी। चीफ मिनिस्टर ने पर्सनल लेवल पर उनको सिटी में रुकने के लिए कहा था। उन्होंने ये कहा, इस सिटी में कूड़े की जितनी ज़्यादा अधिकता हो चुकी है, यहाँ रहना पॉसिबल ही नहीं है, राइट है। तो ये देखिए, अब देखो नेचुरल इन्वायरमेंट भी कोई चीज़ होती है, ये ना तो सरकार जानते हैं ना ही सरकार को वोट देने वाले जानते हैं, भले ही ये लगातार डिग्रेड होता जा रहा हो। इसकी बजाय जो फोकस है वो कहाँ पर है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिविज्म पर। अब इस वर्ड को याद रख लेना, वितरणवाद इसको हिंदी में बोल सकते हैं, और एक अच्छा कोई वर्ड होगा तो बता दूंगी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिविज्म ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड कैश बाय द स्टेट। राज्य आपको कैश दे रहा है, कुछ गुड्स दे रहा है, कुछ सर्विसेज दे रहा है, बट वो प्राइवेट नेचर की है, ठीक है। मेटा नैरेटिव जो है वो बेसिकली ये है कि पब्लिक जो है इन गुड्स के लिए एंटाइटल्ड है। ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि सरकार हमें लैपटॉप, साइकिल, मिक्सी ये सब देगी, हमारा अधिकार है ये, ठीक है। और बेसिकली सरकार की ड्यूटी है और सरकार इस पर रिस्पॉन्ड भी करती है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली ये देखा गया है कि केरला में तो इस डिस्ट्रीब्यूटिविज्म की ओवर रीच हो चुकी है, ठीक है, ओवर रीच हो चुकी है यहाँ पर। तो इसका मतलब जो बेसिकली लिमिटेड पब्लिक फंड है जो लिमिटेड पब्लिक फंड है वो बेसिकली फिर बचता ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात उन्होंने ये कही है, उसके बाद जो सरकार को एक्चुअली में करना चाहिए था, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये फिर सब पार लेवल पे तो जाएगा ही ना। अगर पैसा खत्म हो गया तो जो हेल्थ एंड एजुकेशन है वो तो सब पार लेवल पे जाएगा ही। अब देखो, ये वो सर्विस है जो केवल राज्य सरकारें प्रोवाइड कर सकती थी। अगर राज्य सरकार ने एजुकेशन अच्छी दी होती, आपकी हेल्थ अच्छी होती, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज दी होती, तो अपनी मिक्सी आप खुद खरीद ले कि नहीं खरीद लेते, अपना मैंगो शेक बनाते और पीते, राइट है, कोई रोक थोड़े रहा था आपको। लेकिन यहाँ पे सरकार ने मिक्सी दे दी। अब कल को फ्रिज के लिए भी आप सरकार पर डिपेंड हो, टीवी के लिए भी सरकार पर डिपेंड हो, कल को बीमार हो जाओगे फिर सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज नहीं होगा, फिर आप सरकार को कोसोगे। जबकि सरकार आपको वो ना देकर वो देती जो सिर्फ और सिर्फ सरकार दे सकती है, तो शायद हालत अच्छी होती, राइट है। यहाँ पे क्या होता है, जो पब्लिक सर्विसेज हैं उनको बैडली मैनेज किया जाता है, उनके लिए जो ड्यूटी और टैक्स वसूला जाता है लोगों से, वो भी ढंग से नहीं वसूला जाता है वोट बैंक के चलते हुए।
जिसकी वजह से इन सर्विसेज की हालत ख़राब होती है, जिसकी वजह से आपका ह्यूमन कैपिटल जो कि एक मजबूत बनना चाहिए था वो नहीं बन पाता, और जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी के अंदर जो एक इनकम जनरेट होनी थी वो भी नहीं हो पाती, क्योंकि अल्टीमेटली आपने सामान बांट दिए लोगों को फ्री में, ना तो काम हो रहा है, ना तो रोजगार जनरेट हो रहा है, ना ही हॉस्पिटल्स हैं, ना ही स्कूल्स हैं, राइट है। जब कभी कोई एक पैंडेमिक आता है, कभी मलेरिया, कभी डेंगू, कभी कोविड, लोग मर जाते हैं, सरकार कैश में कुछ पैसा दे देती है, चीज़ें नॉर्मल रूटीन पर आ जाती हैं। तो ये सिर्फ एक कूड़े के ढेर के चलने की शिकायत नहीं है, ये किस तरीके से आपका गवर्नेंस मॉडल खराब हो चुका है, ये जो मुफ्त की चीज़ों की बेसिकली एक रोग लग चुका है इस पॉलिटिक्स को, ये इसके बारे में है, राइट है जी। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखो, अब इन्होंने ये कहा कि जो पुअर पब्लिक सर्विसेज है, ठीक है, बेसिकली कहीं ना कहीं जैसे वेस्ट मैनेजमेंट ही देख लो, वो एक डीप इनसिक्योरिटी पब्लिक के अंदर लेकर आती है, ठीक है। केरल की तरफ अगर स्पेसिफिकली बात करें तो कोई भी आप देखोगे अरेंजमेंट नहीं है वहाँ पे गार्बेज के साइंटिफिक डिस्पोजल के लिए, है ना। गवर्नमेंट की जो मशीनरी है ना, तो वो बेसिकली इस चीज़ को लेके कंसर्न है, वो इनकैपेबल भी है, ठीक है। अब विच वे फॉर द पब्लिक पॉलिसी, भाई क्या करना चाहिए फिर, अब थोड़ा सॉल्यूशंस पे बात कर लेते हैं। देखो मैं हमेशा कहती हूँ एज अ फ्यूचर ऑफिसर्स, एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट्स, आपको सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं करना आना चाहिए। इफ़ यू नो द प्रॉब्लम्स यू शुड नो द सॉल्यूशंस ऑल्सो, राइट। हमेशा सॉल्यूशंस के जो है सेंट्रिक अपने दिमाग को रखो। तो देखो सबसे पहली बात, क्योंकि हमने वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर बात की थी, तो वेस्ट मैनेजमेंट के सॉल्यूशन को लेकर यहाँ पर बात करते हैं, राइट है। अब यहाँ पे देखो केरला को अपने यहाँ जो है अपनी पब्लिक पॉलिसी को, अपनी सार्वजनिक नीतियों को रीओरिएंट करना पड़ेगा, ठीक है, फिर से पुनर्विचार जो है इस पर करना पड़ेगा। तो देखो क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात तो गार्बेज का उसी की साइट पर एक साइंटिफिक ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, और ये कौन करेगा, इसकी जिम्मेदारी दे दो कोच्चि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को, क्योंकि ये वहाँ के नियर बाय है, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रत्येक घर के लिए हर एक कंडीशन में गार्बेज का सेग्रीगेशन, यानी कि जो कूड़ा है उसको अलग अलग करना, वेट कूड़ा अलग, प्लास्टिक वाला अलग, ये वाला अलग, ये करना आपको एक मैंडेटरी कंडीशन बनानी पड़ेगी। फिर गार्बेज की क्लीनिंग के लिए आपने एडिक्वेट फंडिंग देनी पड़ेगी, राइट है। म्यूनिसिपैलिटीज़ को आप जो है ये प्रॉपर राइट दो कि वो प्रॉपर्टी ओनरशिप पर टैक्स लगा सके, और उन टैक्स जो लगाए हुए उनको रिविजिट कर सके, ठीक है। ढंग के रेट जो है म्यूनिसिपल सर्विसेज के वो ले सके, रेट अच्छे मिलेंगे, पैसा होगा, पैसे के बदले सर्विस अच्छी होगी, राइट है। इसके अलावा इंडिपेंडेंट रिव्यू होना चाहिए टाइम टू टाइम साइट का, कि काम वैसे हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, और जो असेसमेंट हो उनको पब्लिक बनाया जाए, राइट है। जो असेसमेंट हो उनको क्या है, पब्लिक बनाया जाए। फिर यहाँ पे देखो कि बेसिकली दूसरा ये बताया गया है कि जो पब्लिक पॉलिसीज हो वो इस तरह की हो कि कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल कैपिटल, यानी कि जो आपकी प्राकृतिक पूंजी है उसका संरक्षण हो, इस तरह की नीतियाँ आप बनाओ, राइट है। और सबसे ज़रूरी बात, इसको ध्यान रखना, ऐसे वगैरह में भी काम आएगा, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द अर्थ इज रिकॉग्नाइज्ड। भाई धरती कितना सहन कर सकती है, इसको भी तो रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है ना। तो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द अर्थ इज रिकॉग्नाइज्ड, ये करने की जरूरत है। अब ये जो बेसिकली यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने आपको दिया है, ये किसी भी कंटेक्स्ट में वेस्ट मैनेजमेंट को लेके लिखने को आ जाए, सेम आंसर रहेगा, ठीक है, सेम आंसर रहेगा, चाहे वो दिल्ली की बात हो या फिर कहीं और की बात हो। यस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही बात। यस यस, बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो, अब इसके अलावा अगर हम, ये तो हमने की वेस्ट मैनेजमेंट की बात, ओवरऑल पर्यावरण की बात भी करें तो सरकार कितनी नेग्लेक्ट हो सकती है ये मैं दिखाती हूँ। कुछ लोग स्टेट गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, कुछ लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, एक्चुअली दोनों फॉल्ट पे हैं। जैसे आप देखोगे 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं, राइट है, तो जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वो इन इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए जो एक एलिवेटेड हाईवे है उसको बनाने पे काफ़ी जोर दे रही है, जबकि वहाँ पर लेटराइट जो है पूरा का पूरा है, ठीक है, वहाँ पर क्या है, पूरा का पूरा लेटराइट है। तो अगर इस लेटराइट पर आप एक एलिवेटेड हाईवे बनाओगे तो जो सीमेंट का स्ट्रक्चर बनाओगे उससे फिर ये क्या है, सब्सिडेंस होने का खतरा रहेगा,
राइट है। वहीं स्टेट गवर्नमेंट क्या है, स्टेट गवर्नमेंट ने देखा कि कोच्चि में किस तरह से प्रॉब्लम आई, लेकिन फिर भी हाई स्पीड सिल्वर लाइन रेल प्रोजेक्ट को बनाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। उनका पूरा जोर है हम भी बनाएंगे, हम कैसे पीछे रह जाएं। तो कहीं ना कहीं देखो तो आपने ओवरऑल इन्वायरमेंट को ध्यान में रखा ही नहीं है। आपकी पब्लिक पॉलिसीज में पर्यावरण शुड बी अ प्रायोरिटी वाला इश्यू, राइट है। फिर वो कहते देखो आप एक इनिशिएटिव लेकर आए थे मेक इन केरला, ये एक वेलकमिंग मूव था कि आइए और केरला में निर्माण कीजिए। ये डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा जाकर आपने कुछ सोचा था, लोगों को सिर्फ बांटना नहीं है। आप मेक इन केरला कीजिए ताकि लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, राइट है। आपके यहाँ इनकम जनरेशन हो, जब लोगों को इनकम जनरेशन होगा वो खुद मिक्सी खरीदकर, खुद मैंगो खरीदकर, खुद चीनी खरीदकर, खुद मैंगो शेक बनाकर पी लेंगे, राइट है। यू डोंट हैव टू गिव दैम, राइट है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, आपकी पब्लिक को क्या है, पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लेकिन अब यहाँ पर भी बात सिर्फ इतनी नहीं रह गई कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ानी और पर्यावरण को जो ध्यान नहीं रखना, अब आपको इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो मेक इन केरला है बहुत अच्छी बात है, बट अब इसमें इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स का आपने ध्यान रखना पड़ेगा। विकास कैसा हो, संधारणीय हो, डेवलपमेंट कैसी हो, सस्टेनेबल हो, राइट है। तो प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए। फिर यहाँ पे बताया गया है जो प्राइवेट गुड है उनको बेसिकली आप रीडायरेक्ट करो पब्लिक गुड्स को बनाने में, ठीक है, पब्लिक गुड्स को बनाने में रीडायरेक्ट करो। और बेसिकली आपने क्या करना है, वेस्ट मैनेजमेंट इस टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यस, मैनेजमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ, ठीक है जी। ज़मीन खाली होके बल जाएगी, बीमारियां कम होगी, इस तरह की घटनाएं कम होंगी। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। तो ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे कि अगर आप वेस्ट एशिया का एक मैप देखो, राइट है, तो हम बात कर रहे हैं दो कंट्रीज़ की, किस किस की बात कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया की बात कर रहे हैं और साथ में ईरान की बात कर रहे हैं, राइट है। इन दोनों कंट्रीज़ को और साथ में आसपास के एरिया के थोड़े से ज्योग्राफिकल लोकेशंस को समझ लेते हैं। दोनों के बीच में आपका क्या आता है, पर्शियन गल्फ आता है, राइट है। इसके अलावा ये कंट्री यहाँ पे आपको यूएई दिखाई दे रही है, एक कतर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहरीन आप देख पा रहे हो, कुवैत देख पा रहे हो, राइट है। यहाँ पे ओमान है और ये आपका यमन है, राइट है। दिस इज गल्फ ऑफ ओमान और ये आपका अरेबियन सी है। इधर आ जाओगे तो फिर तो आपको भारत ही मिल जाएगा आगे चल के, ठीक है। इसके अलावा ये जो है ये आपका रेड सी है, ठीक है, एंड देन आपका ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। यहाँ आप देखेंगे तो ये बेसिकली ये आप आ जाओ, ये वाली जो लोकेशन है ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये आपका पूरा का पूरा वो इजराइल फिलिस्तीन वाला मामला दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे सीरिया यहाँ पर है, राइट है। इसके अलावा आप देखोगे इराक यहाँ पर है, ठीक है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट कंट्रीज। इम्पॉर्टेंट क्यों, क्योंकि या तो यहाँ पे कोई वॉर चल रहा है, या तो यहाँ पे कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा एक्टिव है, या फिर कोई दूसरे दो रीजनल पावर्स वहाँ पर प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो जो ईरान और सऊदी अरेबिया है, ठीक है, कहीं ना कहीं सीरिया के अंदर भी एक प्रॉक्सी फाइट करते हुए दिखाई देते थे। ये जो है यमन के अंदर भी प्रॉक्सी फाइट करते हुए दिखाई देते थे। अच्छा, प्रॉक्सी फाइट होती क्या है ना भाई, ये जो मैं वर्ड यूज कर रही हूँ प्रॉक्सी फाइट, इसका मतलब क्या होता है। देखो सीधी सी बात है, हम आपस में एक दूसरे पर डायरेक्ट अटैक नहीं करते, हम एक दूसरे के लिए खराब भी नहीं बोलते सामने से, हम ये मानते ही नहीं कि हम दूसरे के ऊपर कोई हमला कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर इस कंट्री में कोई युद्ध चल रहा है, ठीक है, तो इस युद्ध में हमें कोई भी अगर युद्ध होता है कम से कम दो पक्ष तो होते ही हैं। एक पक्ष का साथ ले लेगा, दूसरा दूसरे का साथ ले लेगा। ये उनको पैसा और हथियार देंगे, ये इनको पैसा और हथियार देंगे, और आपस में जो वॉर चल रहा है वो कहीं ना कहीं इन दोनों के द्वारा एक तरीके से प्रॉक्सी वॉर लड़ा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद होगा मॉडर्न हिस्ट्री में चले जाते हैं, जब हमारे 3 कर्नाटिक वॉर्स हुए थे, तो उन कर्नाटिक वॉर्स में एक पक्ष का साइड ले लेते थे अंग्रेज और दूसरे पक्ष का साइड ले
लेते थे आपके फ्रेंच, राइट है, और एक प्रॉक्सी वॉर जो है वहाँ पे देखने को मिलता था। या फिर अभी यूक्रेन में देख लीजिए, युद्ध किसके बीच में है, रशिया और यूक्रेन के बीच में, बट एक्चुअली में वॉर कौन लड़ रहा है, अमेरिका, उनके सारे के सारे वेस्टर्न कंट्रीज जो उनके दोस्त हैं, और रशिया, राइट है। तो इस तरीके से आप प्रॉक्सी वॉर को समझ सकते हो। देखो आसपास जो ये आपको वाटर बॉडीज दिखाई दे रही है, कैस्पियन सी, ब्लैक सी तो वैसे ही इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपका ये रेड सी, इधर आप चले जाओगे तो आपका मेडिटेरियन सी दिखाई देता है, राइट है, ये आपका अरेबियन सी है। दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इस एरिया से यूपीएससी ने मैप में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं, तो इस एरिया को तो रट के जाना, ठीक है, इस एरिया को प्रॉपर रट के जाना। चलो अब देखते हैं हुआ क्या है। मार्च 10, 2023 को हिस्टोरिक डील साइन हो गई दो दुश्मन देशों के बीच में, नाम है सऊदी अरब और ईरान। लोकेशन कहाँ है, दिस इज ईरान, दिस इज सऊदी अरब, पर्शियन गल्फ से दोनों जो है एक दूसरे से अलग रहते हैं, ठीक है जी। इससे भी बड़ी हिस्टोरिक बात ये हो गई कि डील जो है किसकी मध्यस्थता, किसने ब्रोकर्ड की, तो भाई की चीन के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पर ये कहा गया कि वापस से ये जो सऊदी अरब और ईरान है अपने डिप्लोमेटिक टाइज जो है मेंटेन करेंगे, राइट है, और क्या करेंगे भाई, एक दूसरे की सॉवरेनिटी का ध्यान रखेंगे, एक दूसरे के घरेलू मामलों में दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं देंगे, जैसा अब तक तो नहीं है। दखल अंदाजी प्रॉपर दी जाती है, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ प्रॉपर मीडिया कैंपेन चलता है, एक दूसरे के द्वारा दूसरे रीजन में कितनी ब्रुटैलिटीज की जा रही है, कितने हथियार दिए जा रहे हैं, इसको लेकर खूब प्रचार प्रसार होता है। आपस में डिप्लोमेटिक संबंध बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या रहेगा समय बताएगा, ठीक है जी। चलिए, इसके अलावा इन दोनों कंट्रीज के बीच में दो समझौते पहले भी साइन हुए थे, ठीक है। तो एक हुआ था बेसिकली सिक्योरिटी कॉपरेशन 2001 में, और एक 1998 में बहुत पुराना हुआ था, जहाँ पे इकोनॉमिक, टेक्निकल, साइंटिफिक एंड कल्चरल टाइज की कुछ बात की गई थी, ठीक है। कल्चरल टाइज इन कंट्रीज के बहुत पुराने हैं, ठीक है, सांस्कृतिक रूप से ये देश काफी पुराने जुड़े हुए हैं। तो ये जो दो समझौते इनके बीच में पहले हुए थे, इन समझौतों को भी रीइंस्टेट किया गया है इस वाले डील के माध्यम से, कि भाई पहले जिन बातों पे हमारी बातचीत बन गई थी उन पर भी हम क्या है बेसिकली फिर से एक बार विचार करेंगे। अब देखो ईरान जो है बेसिकली शिया बहुल है, ठीक है। यहाँ पे मुस्लिम का जो बेसिकली एक सेगमेंट है वो शिया सेगमेंट है, और अगर सऊदी अरब की बात करें तो सुन्नी है, राइट। तो देखा जाए तो धार्मिक डिफरेंसेस भी दिखाई देते हैं, ठीक है। फिर सऊदी अरब एक मोनार्की, एक राजशाही है, राजतंत्र यहाँ पे कह सकते हैं, ये एक थियोक्रेसी है, थियोक्रेसी जहाँ पे धर्म का प्रभाव ज्यादा रहता है, धर्मतंत्र रहता है, एक थियोक्रेटिक रिपब्लिक है, राइट है ईरान। तो अभी देखोगे यहाँ का थोड़ा सा सिनेरियो देखते हैं। सऊदी अरेबिया फ्रेंड है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, राइट है, सुन्नी बहुल देश है। ईरान को लेकर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने लगा रखे थे सैंक्शंस, ठीक है। न्यूक्लियर एक जो डील साइन हुई थी ईरान और जो P5 कंट्रीज थी, वो न्यूक्लियर डील फेल हो गई थी, राइट है, क्योंकि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी थी उसने ये माना था कि भाई ईरान जो है अपने यहाँ जो नाभिकीय बेसिकली एलिमेंट है उनको इनरिच कर रहा है, ठीक है। देखो यूरेनियम को थोड़ा सा इनरिच करोगे तो उससे बिजली बना लोगे, बहुत ज्यादा इनरिच करोगे तो परमाणु हथियार भी बना लोगे। ईरान को कहा गया था आप इनरिचमेंट बंद करो और बेसिकली इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसको अपने यहाँ पे चीज़ों को क्या है चेक करने की परमिशन दे दो, बदले में हमने आपके ऊपर जो सैंक्शंस लगाए हुए हैं उनको हम हटा देंगे। तो बेसिकली यूएस ने काफ़ी सैंक्शंस लगाए हुए थे, तब उन्होंने भारत को भी धमकाया था कि आप ईरान से तेल मत खरीदना, तो हमने तेल खरीदना काफ़ी कम कर दिया था। पहले हम ईरान से बहुत ज़्यादा ऑयल लेते थे, बाद में हमारी डिपेंडेंसी सऊदी अरब की तरफ ज़्यादा हो गई थी, ठीक है। फिर देखो बाद में क्या हुआ, ईरान और यूएस के संबंध हुए खराब और वो डील हो गई कैंसिल। फिलहाल वो डील तो चली गई है ठंडे बस्ते में। तो यूएस क्या है ईरान को कंटेन करना चाहता है, सऊदी अरब भी ईरान को कंटेन करना चाहता है। इधर एक फिलिस्तीन और इजराइल वाला मामला है जिसमें इजराइल की इन मुस्लिम देशों से नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि इजराइल में यहूदी लोग हैं और फिलिस्तीन में मुस्लिम लोग हैं। तो ये मुस्लिम कंट्रीज चाहती है कि फिलिस्तीनियों को उनका अधिकार मिले, लेकिन इजराइल यूएस का भी एक बहुत अच्छा दोस्त है, राइट है। तो यूएस ने क्या सोचा,
इन अरब कंट्रीज की दोस्ती कराई जाए इजराइल के साथ, और एक ब्लॉक जो है इस ईरान को काउंटर करने के लिए बनाया जाए। ठीक है, इसमें देखो यूएई को उन्होंने अपने साथ ले लिया था। यूएई के साथ अमेरिका और इजराइल तीनों ने मिलकर एक अब्राहम अकॉर्ड साइन किया था, जिसमें माना गया था भाई यूएई इजराइल आपस में अच्छी बातचीत करेंगे, अपने संबंधों को बहाल करेंगे। सऊदी अरब लेकिन इस रिकॉन्सिलेशन पर थोड़ा ठहर ठहर कर चल रहा है। उन्होंने इतनी तेजी नहीं दिखाई है इजराइल के साथ संबंधों को दुरुस्त करने में। इसी बीच में चीन ने ईरान और सऊदी अरब के बीच क्या है, डील करा दी। अब देखो कहाँ इन दोनों को दुश्मन बनना था, यूएस की नीति ये कहती थी, कहाँ ये दोनों के बीच में एक डील हो गई है। तो देखा जाए तो यूएस जो कि यहाँ पे एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में था, या फिर जो एक सबसे मेजरली जो है इम्पैक्टफुल कंट्री यहाँ पे थी, कहीं ना कहीं वो आपको एक पीछे एक बैकग्राउंड में जाता हुआ दिखाई देता है। इसके क्या रीजंस है? पहला रीजन, यूएस ने अभी बेसिकली अपनी जो प्रायोरिटी रखी हुई है वो यूक्रेन के अंदर बेसिकली रशिया को वीक करने की रखी हुई है। सेकंड, हाल के दिनों में सऊदी अरब और यूएस के रिश्तों में खटास देखने को मिली थी। इससे पहले देखो यूएस के लिए सऊदी अरब या ये वाला जो रीजन था ये इंपॉर्टेंट था, क्योंकि तेल जो है यूएस को यहाँ से मिलता था, और बिना तेल के तो क्या होगा। आज के टाइम पे यूएस खुद जो है तेल का एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, तो अब उनको तेल उतना चाहिए नहीं, हम भाई खुद प्रोड्यूस करते हैं, राइट है। तो अब उनके लिए ये इतने स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट नहीं रह गए जितने कभी जब स्वेज झगड़ा हुआ था, और उस स्वेज झगड़े के बाद यूएस यहाँ पे मेन एक फोर्स बनकर सामने आया था, तब था, राइट है। इसके अलावा आप देखोगे कि जो सऊदी अरब है वो भी अब क्या है बेसिकली एक्सपेंड करना चाहते हैं अपने डिप्लोमेटिक टाइज को विद डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज। और इसमें भी अगर आप देखोगे चीन एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेट देता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। वाई? चीन के पास अच्छा खासा पैसा है, पैसा मिल जाएगा, चीन अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, चीन का जो है इनके साथ ट्रेड बहुत अच्छा है, ऑयल बहुत ज़्यादा यहाँ से लेता है, ईरान का भी सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है चीन, सऊदी अरब का जो है सबसे ज़्यादा तेल खरीदता है चीन, राइट है। इसके अलावा देखोगे तो चीन एक उभरती हुई शक्ति के रूप में यूएस की हेजेमनी को टक्कर देने वाला आज के टाइम पे इकलौता देश है, राइट है। और रशिया के साथ उनकी दोस्ती भी है, तो इसलिए सऊदी अरब ये चाहता है कि सिर्फ यूएस पर डिपेंड ना हुआ जाए, जो यूएस का ऑल्टरनेटिव है चीन, हम तो उसका भी फायदा उठाएंगे। जैसे साउथ एशिया की कंट्री भारत और चीन दोनों को साथ लेके चलना चाहती हैं, इसी तरह ये बाकी देश भी यूएस और चीन को साथ लेकर चलना चाहते हैं, राइट है। ईरान की बात करें तो ईरान पे लगे हुए काफ़ी सारे सैंक्शंस, ईरान की जो बेसिकली करेंसी है वो भी खराब, बेसिकली खराब तो नहीं कहेंगे बट मतलब बुरे हाल में है, राइट है। तो ईरान को उन सैंक्शन से राहत चाहिए, अपनी करेंसी को बेल आउट कराना है, इनका बहुत सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर चीन है, तो इनके लिए तो चीन के साथ संबंध बनाना वैसे ही बेहतर है। इसीलिए चीन एक ऐसा बेसिकली ब्रिज बना इन दोनों के बीच में जो दोनों के साथ ही अच्छे संबंधों में है, इसीलिए डील हो पाई। जबकि यूएस इनके साथ अच्छे टर्म्स पे नहीं है, इनके साथ उनके टर्म्स बहुत बढ़िया थे, दे आर लाइक अ बेस्ट फ्रेंड्स, बट अभी बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में एक दूरी दिखाई देती हुई नजर आती है। तो ये जो है सिनेरियो चल रहा है। अब इसके जो इम्प्लीकेशंस दिखाई देंगे वो बेसिकली आपको यमन में भी दिखाई देंगे, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज यहाँ पे प्रॉक्सी वॉर में उलझी हुई है। इसकी इम्प्लीकेशन यूएई के साथ भी दिखाई देंगे, क्योंकि यूएई, इजराइल और यूएस ने अब्राहम अकॉर्ड साइन किया था। सीरिया में भी इसकी इम्प्लीकेशन दिखाई देंगे, क्योंकि वहां पर भी ये कंट्रीज प्रॉक्सी वॉर में थे, राइट है। और ये जो वाटर बॉडीज हैं, जो इंपॉर्टेंट सी रूट्स हैं, इस पर भी इसके इम्प्लीकेशन दिखाई देंगे। दूसरा, चीन की बहुत ज्यादा उपस्थिति वेस्ट एशिया के अंदर बढ़ती हुई दिखाई देती है। चीन के लिए इस एरिया के अंदर अपने आप को स्टैब्लिश करना एक तो उनकी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा वो भी ट्रेड अच्छा करना चाहते हैं, वो इन्वेस्टमेंट और जगह ढूंढ रहे हैं करने के लिए। फिर चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके लिए भी ये रीजन जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझ के ध्यान रखना, चीजें जो है क्लियर हो जाएगी। यस, चलिए ये तो हुआ बेसिक सिनेरियो, इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं, राइट है। इतना समझ में आया जितना मैंने बताया? इतना समझ में आया बच्चों? ओके ओके ओके, ठीक है, तो आगे देखते हैं, है ना।
आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे ये देखो बताया गया है ये कहाँ पे प्रॉक्सी वॉर में उलझे हुए, सीरिया और यमन में। जैसा कि मैंने आपको बताया एक दूसरे के खिलाफ मीडिया कैंपेन करते रहते हैं, ठीक है, और ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ गए थे। खासकर 2019 के टाइम पे लग रहा था कि युद्ध हो जाएगा आपस में, जब बेसिकली क्या है ईरानियन एजेंट पर ये सस्पेक्ट किया गया था कि सऊदी की ऑयल की फैसिलिटीज़ पर एक अटैक हुआ था। सऊदी की जो ऑयल फैसिलिटीज़ पर जब अटैक हुआ था तो ये सस्पेक्ट किया गया था ईरान के एजेंट्स ने ऐसा किया है, और यूएस ने उस टाइम पे सऊदी अरब का इतना साथ भी नहीं दिया था। तब से जो है यूएस के साथ संबंध इनके जो है थोड़े से खराब हुए हैं, ठीक है, बढ़िया। अब देखो जो चीन के फॉरेन अफेयर है वो क्या कह, फॉरेन अफेयर हेड है वो क्या कह रहे हैं, भाई ये विक्ट्री फॉर डायलॉग है, विक्ट्री फॉर पीस है। हर जगह चीन शांति की बात करता है लेकिन सिर्फ बात करता है, दैट इज दी ओनली प्रॉब्लम। एक्शंस में कहीं शांति नहीं है, लेकिन कोई बात करा लो हम तो पीस के लिए काम कर रहे हैं, हम तो पीस के लिए बात कर रहे हैं, राइट है। चलिए अब देखो ये जो अकॉर्ड है इसको पूरे वेस्ट एशिया में वेलकम किया गया है। क्यों ना किया जाए भाई, दो कंट्रीज आपस में उलझे रहते थे, अपनी उन उलझनों में बाकियों को भी उलझा के रखते थे। तुम सुधरोगे तो बाकी एरिया पे भी जो है सुधार देखने को मिलेगा। तो वेस्ट एशिया की बात करें तो वेलकम किया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें तो ऐसा नहीं है कि चीन ने अचानक से छड़ी घुमाई और मामला सलट गया। 21 और 22 में जो है प्रयास हो चुके थे। यहाँ पे देखोगे तो जो सऊदी और ईरानियन ऑफिशियल्स थे वो पहले बगदाद में और मस्कट में 21 और 22 में मिल चुके थे, लेकिन बहुत लिटिल प्रोग्रेस हुई थी, राइट है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सऊदी अरब की बहुत ज़्यादा कंसर्न्स ये थी कि वो जो सिया कम्युनिटीज़ है पूरे क्षेत्र में उनका मोबिलाइजेशन कर रहे हैं और उसको अरब स्टेट के खिलाफ जो है एक तरीके से लामबंद कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली जो है ये कंफर्म हो गया है कि जो अरब स्टेट हैं वो अपने इंटरेस्ट बिना यूएस की इन्वॉल्वमेंट के भी परस्यू करने को तैयार हैं, राइट है। और यूएस जो एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में यहाँ जाना जाता था, शायद अब बैकग्राउंड में जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ? देखो यूएस की मिलिट्री फेलियर दिखाई दी इराक के अंदर। इराक में भी यूएस गया था, है ना, कि हम जो है फटे में टांग अड़ाएंगे, कुछ बेहतर तो कर नहीं पाए। अफगानिस्तान से तो उनको लगभग भागना ही पड़ा। तो एक जो उनकी क्रेडिबिलिटी थी ना एक रीजनल अलाई के रूप में, वो कहीं ना कहीं जो है उस पर डिस्ट्रस्ट आया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे तो चीन की बात करें, रीजन का लार्जेस्ट बेयर है क्रूड ऑयल का, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो ये बेसिकली अरब कंट्रीज़ है ना, इनकी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो तेल पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। ये डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं क्योंकि कोविड में देखो तेल बिकना बंद हो गया, इनको बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। इनको बेसिकली कोई हमसे तेल ले ले, हम पैसे दे देंगे आपको, वो करना पड़ गया था क्योंकि ये तेल का उत्पादन रोक नहीं सकते थे। अगर एक बार ये तेल का उत्पादन रोक देते, दोबारा से शुरू करना वो ज़्यादा महंगा पड़ता। कंपैरेटिवली तेल का प्रोडक्शन करते रहो और लगभग $0 पर बाकियों को देते रहो, ठीक है। तो प्रॉब्लम पता चल गई कि अगर सिर्फ ऑयल पे डिपेंड रहोगे तो अर्थव्यवस्था में कभी भी अगर झटका आया तो पूरे सिरे से बिखर जाएगी। तो नो दे आर डाइवर्सिफाइंग फॉर देयर इकोनॉमिक राइट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब ये क्या चाहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी वगैरह है उस पर भी हमें जो है बेसिकली एक्सेसिबिलिटी मिले। तो और ये चीन के ऊपर डिपेंड है क्योंकि चीन जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट काफ़ी बेहतर तरीके से कर रहा है, राइट है जी, क्लियर है, बहुत बढ़िया। ओके, उसके बाद मैम प्लीज एक्सप्लेन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हो आप? अरे बाबा जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ना है ना, यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी आर्टिकल आएगा तो आई एक्सप्लेन, ठीक है, इन डिटेल। चलो अच्छा ये हो गया। अब यहाँ पे देखो उसके बाद क्या बात की गई है कि चीन की एक नई अप्रोच दिखाता है ये वेस्ट एशिया के प्रति। देखो अगर हम ना 2 साल पहले की बात करें तो चीन ना कभी भी दूसरों के झगड़ों में टांग अड़ाता हुआ हमें नहीं दिखता था। वो थोड़ा सा क्या है अलग रहना प्रेफर करते थे, अपना व्यापार किया, पैसों का जो है बात की और अपना अलग हो लिए। लेकिन अब आप देखोगे तो चीन जो है अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है और जो एक
कहा जा रहा है ना कि यूएस जहाँ जहाँ पे अपने लिए एक गैप जो है छोड़ता जा रहा है, उस गैप को फिल करने में जो है चीन सामने आता जा रहा है। ग्रेटर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट सीख कर रहा है चीन, राइट है। और बेसिकली यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेसी का सहारा भी ले रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस स्लाइड को हम बाद में देखेंगे। अब जो ये एक आर्टिकल आया था बहुत डिटेल में, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो मैंने बताया था ना किस तरह ये सब प्रॉक्सी वॉर्स में उलझे पड़े हैं। तो देखो ये ईरान है, ये आपका सऊदी अरब है, ये दोनों यमन में भी आपको दिखाई देंगे, इराक में भी आपको ईरान का इन्फ्लुएंस दिखाई देगा, सीरिया में आपको जो है ईरान का इन्फ्लुएंस दिखाई देगा, यहाँ तक कि लेबनान, इजराइल, ठीक है, फिलिस्तीन की जो टेरिटरीज हैं, जॉर्डन जो है, ठीक है, इन सब में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ईरान का इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। या फिर आप कहोगे कि ये दोनों कंट्रीज किसी न किसी तरह के प्रॉक्सी वॉर में उलझे हुए हैं, या आप कहोगे पूरा का पूरा रीजन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड है, राइट है। ये एरिया कभी शांत रहा ही नहीं है, यही प्रॉब्लम है, ठीक है जी, क्लियर। ओके जी, चलिए अब जरा वो लोग जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं की है जरा वीडियो लाइक भी कर दो, राइट है, तो हम आगे बढ़े। फिर भाई वीडियो लाइक करोगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, एनर्जी की जरूरत चाहिए होती है। अब देखो थोड़ी सी इनके राइवलरी की हिस्ट्री की बात कर लें। भाई मैं कह रही हूँ दुश्मन है, हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। देखो इनकी जो दुश्मनी है ना वो बेसिकली उस जमाने में जाती है जब 1979 में ईरान के अंदर एक रेवोल्यूशन आया था। ईरान के अंदर दरअसल एक क्रांति हुई थी, ठीक है, कह सकते हो। उससे पहले से ही इनके अंदर दुश्मनी है। दुश्मनी की शुरुआत क्यों हुई थी? रीजनल डोमिनेंस के लिए। भाई क्षेत्र के अंदर कौन पावर के रूप में जाना जाएगा, इस बात के लिए राइवलरी शुरू हुई थी। फिर सुन्नी और सिया वाला जो एक बेसिकली रिलीजियस तड़का है वो तो था ही यहाँ पे, राइट है। तो ये वाली चीज़ है। देखो 1979 में जो ईरान के अंदर रिवॉल्यूशन आया, तो जो ईरान के अंदर एक राजशाही थी, मोनार्की थी, वो खत्म हो गई थी और ईरान क्या है एक सिया थियोक्रेटिक रिपब्लिक में बदल गया था। यानी कि एक धर्मतंत्र है लेकिन रिपब्लिक है, गणतंत्र भी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद धीरे धीरे इन दोनों के बीच में सिचुएशन एक कोल्ड वॉर के जैसे बनती चली गई। एक कोल्ड वॉर के जैसे बनती चली गई कि आमने सामने कभी अटैक नहीं किया लेकिन बाकी हर जगह जो है एक दूसरे से उलझे रहे, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे तो इन दोनों के बीच में जो फॉर्मल टाइज थे वो 2016 में तो कंप्लीटली कोलैप्स कर गए थे, ठीक है, कंप्लीटली क्या कोलैप्स कर गए थे। और इसकी जो है इम्प्लीकेशन दिखाई दी रीजनल सिक्योरिटी पर, स्टेबिलिटी पर और यहाँ की जियो पॉलिटिक्स पर। तो देखिए एग्रीमेंट की डिटेल तो अभी हमें पता नहीं है। मैं कह रही हूँ डील हुई है, भाई डील हुई क्या है तो डिटेल्स तो वी डोंट नो येट, बट अभी माना जा रहा है ईरान ने इस बात पे जो है एग्रीमेंट किया है कि सऊदी अरब के खिलाफ वो अटैक्स को जो है सपोर्ट नहीं करेगा। खासकर अगर हम यमन की बात करें तो यमन में वो वाले एरिया जो हुतियों ने कंट्रोल किए हुए हैं, राइट, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आप समझ लीजिए। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ईरान जो है हुतियों को सपोर्ट करता है जो कि शिया मिलिटियां हैं यमन के अंदर, और जो बेसिकली यमन की सरकार है उसको सऊदी अरब सपोर्ट करता है। तो जो हुती वाला जो रीजन है वहाँ पर बेसिकली अटैक जो है काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो सऊदी अरब के खिलाफ अटैक नहीं होंगे इस बात की जो है गारंटी दी है ईरान ने। चलिए सऊदी अरब ने क्या ऑफर किया है? सऊदी अरब ने ये कहा है कि एक फारसी न्यूज़ चैनल है ईरान इंटरनेशनल, ठीक है। तो ये फारसी न्यूज़ चैनल एक ईरानियन रज़मी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक ईरानियन इंटेलिजेंस की तरफ से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया है, ठीक है। तो ईरान के लिए ये एक चुनौती थी। इनका एक फारसी न्यूज़ चैनल था, उस फारसी न्यूज़ चैनल को कंटेन करने की, उस पर जो है थोड़ा सा रोक लगाने की जो है यहाँ पर सऊदी अरब की तरफ से हामी भरी गई है कि चलो आप उधर हमारी बात मानो, हम थोड़ी सी इधर आपकी बात यहाँ पर मान लेंगे। ये तो हुई एक बात। चीन किस तरह अपना और ज़्यादा इन्फ्लुएंस यहाँ पे बढ़ाने की बात कर रहा है? तो देखो चीन कह रहा है कि हम एक क्रॉस गल्फ कोऑपरेशन ऑफ ईरान एंड जो 6 गल्फ मोनार्कीज हैं इनके बीच में जो है होस्ट करेंगे। 6 आपकी जो है ये बेसिकली कंट्रीज हैं गल्फ कोऑपरेशन और काउंसिल वाली। कौन कौन सी? सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, है ना, जो मिलकर क्या बनाती है आपकी जीसीसी बनाती है। इन 6 प्लस ईरान को लेकर वो एक कॉन्फ्रेंस करने की बात कर रहे हैं और अगर ऐसा कर पाते हैं तो चीन के लिए एक बहुत बड़ी जो है जीत यहाँ पर मानी जाएगी, राइट है।
अब देखो सऊदी अरेबिया को क्या जरूरत पड़ गई कि ईरान से डील करनी चाहिए उन्होंने, तो आप देखोगे बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक रीअलाइनमेंट जो है 2020 के बाद से ये पूरा का पूरा वेस्ट एशिया फेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे यूएई ऐसी पहली अरब कंट्री बन गया था जिसने इजराइल के साथ अपने संबंधों को दुरुस्त किया, जबकि इजराइल के साथ संबंध बहुत खराब थे। आपने तो देखा भी होगा इजराइल के साथ युद्ध में भी इन्वॉल्व रही हैं ये सारी कंट्रीज, ठीक है। 2021 में सऊदी अरेबिया, यूएई और उनके जो बाकी के मित्र थे उन्होंने बेसिकली ये भी हामी भर ली थी, कतर पे उन्होंने एक ब्लॉकेड लगाया हुआ था, उसको खत्म कर देंगे। तो इजराइल के साथ संबंधों को दुरुस्त किया, कतर के साथ संबंधों को दुरुस्त किया, ठीक है। फिर यूएस ये भी चाहता था कि सऊदी अरेबिया और इजराइल भी साथ आ जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो क्या कहते थे भाई ईरान के खिलाफ एक ब्लॉक बनाएंगे। दूसरी तरफ चीन का इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ता हुआ प्रभाव, साथ में यूक्रेन में यूएस का फंसा होना, इन सारी चीज़ों की वजह से एक जो है आप देखोगे रीअलाइनमेंट हमें वेस्ट एशिया में दिखाई देता है। और ये जो नई रियलिटीज़ हैं, जो यूएस की वजह से पावर वैक्यूम वेस्ट एशिया के अंदर आ गया है, इन्होंने फोर्स किया है बेसिकली सऊदी अरब को ईरान के साथ एक डील करने में, क्योंकि ईरान का जो बढ़ता हुआ राइज है वो उनको कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण लगता है, ठीक है जी। ईरान ने क्यों डील एक्सेप्ट की है? ईरान को ऐसा क्या हो गया? वो चल रहे इकोनॉमिक आइसोलेशन में, उन पे काफ़ी ज़्यादा डोमेस्टिक प्रेशर भी है, उनकी जो करेंसी है रियाल वो स्ट्रगल कर रही है, और वो चाहते हैं कि उनकी करेंसी को सपोर्ट करने के लिए चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट उनको अच्छा खासा मिल जाए। और माना भी जा रहा है करीब 20 बिलियन का फंड उनका ना बेसिकली चीन के कुछ बैंकों में शायद फंसा पड़ा था, उन्होंने उसको निकालने भी दिया है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। अब यहाँ पे देखो इसके अलावा वो जो बेसिकली ईरान के खिलाफ यूएस एक ब्लॉक बनाना चाहता था, उस चीज़ को फील करने के लिए ईरान ने ये ज़्यादा बेटर माना कि सऊदी अरब के साथ डील कर ली जाए। चीन को भाई क्या क्या फ़ायदा होगा इससे? चीन क्यों इतना ज़्यादा अच्छा बच्चा बनना चाह रहा है? तो चीन बाबू नहीं है, बाबू बनने का ट्राई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? देखो जी, दरअसल अगर आप देखें तो यूएस की एक हिस्ट्री रही है मिलिट्री इंटरवेंशंस की वेस्ट एशिया में। अफगानिस्तान हो हमारा हार्ट ऑफ द एशिया, या फिर आप देखोगे आपका इराक हो या कुछ और कंट्रीज में उन्होंने मिलिट्री इंटरवेंशंस की है। चाइना का एक क्लीन रिकॉर्ड है, चाइना का जो बेसिकली खराब रिकॉर्ड है वो हमारे ही साथ है, बाकी वो क्लीन रिकॉर्ड लेके अपना चल रहे हैं, ठीक है। तो चाइना के जो संबंध दोनों से अच्छे हैं, सऊदी अरब का सबसे ज़्यादा ऑयल खरीदते हैं, ईरान के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपने इकोनॉमिक बेसिकली टाइज को उन्होंने लेवरेज किया है इस डील को बनाने में। इससे क्या होगा, चीन की जो एनर्जी के बेसिकली इंटरेस्ट हैं या उनके जो इकोनॉमिक रीजनल स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने की यहाँ पर उन्होंने बात की है, ठीक है जी। और दुनिया के सबसे ज़्यादा ऑयल खरीदने वाले देश के रूप में चीन को जाना जाता है, तो चाहेंगे ही ना कि जहाँ से उनका ऑयल आता है उस रीजन में स्टेबिलिटी रहे। वो तो नहीं चाहेंगे कि ये युद्ध में लड़ मरे और फिर तेल महंगा हो जाए, वो तो चाहेंगे कि तेल सस्ता मिलता रहे। इसके लिए पीस और स्टेबिलिटी इस रीजन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बढ़िया, ओके। यूएस को आप कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, राइट है, यूएस को आप कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए इसके अलावा चाइना एक मेजर पावर के रूप में जो है वेस्ट एशिया में उभर कर सामने आया है। इससे पहले देखो काफ़ी सारे एग्रीमेंट जो इस एरिया में हुए, जस्ट नाम बता रही हूँ सुन लो। एक कैंप डेविड एग्रीमेंट हुआ था 1978 में, ओस्लो अकॉर्ड हुआ था 1993 में, इजराइल जॉर्डन ट्रीटी हुई थी 1994 में, मिडिल ईस्ट क्वारलेट हुआ था 2002 में, या फिर अब्राहम अकॉर्ड कह लो 2020 का। सब में कहीं ना कहीं यूएस की कांस्टेंट प्रेजेंट रही थी, यूएस हर एग्रीमेंट के एक हिस्सा रहा था। लेकिन यहाँ पे देखोगे इस वाले डील में यूएस क्या है, अपसेंट है। तो कहीं ना कहीं चीन की तरफ से ग्लोबल साउथ की कंट्रीज को भी मैसेज दिया गया है कि भारत नहीं, हम वो लीडर हैं जो आपको एक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, हम हैं जो झगड़ों को सुलझा सकते हैं, हम हैं जो दुश्मनियों को दोस्ती में बदल सकते हैं। तो ग्लोबल साउथ को भी चीन का ये एक मैसेज है। यूएस फेल हुआ अफगानिस्तान में, तो देखिए किस तरह कंपनियों का कंट्रीज़ का उस पर से ट्रस्ट हट गया, और वही चीन अगर सक्सेसफुल होता है इस डील को कराने में, तो किस तरह साउथ एशिया के अंदर एक पॉलिटिकल सिनेरियो बदल जाएगा। तो कितने फार रीचिंग इम्प्लीकेशन
होंगे इस डील के, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि ये क्षेत्र हमेशा झगड़े से घिरा हुआ रहा है, तो डील कितनी सक्सेसफुल हो पाती है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द फ्यूचर ओनली, राइट। अब बेसिकली यूएस इस डील को कैसे देख रहा है, देखो सामने सामने तो उन्होंने इस डील को वेलकम किया है, ठीक है। उनका कहना है कि भाई एनर्जी मार्केट में स्टेबिलिटी रहेगी, पूरी दुनिया को इससे फायदा होगा। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो उनका जो एक अपना फ्रंट बनाने का इरादा था ईरान के खिलाफ, सऊदी अरब और इजराइल की आपस में दोस्ती कराकर, वो फेल होता हुआ दिखता है, ठीक है। सऊदी अरब के साथ जो उनके रिश्ते खत्म हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ये और ज़्यादा नींव पक्की करते हुए दिखता है। यूएस नहीं चाहेगा कि इस एरिया में वो आइसोलेट हो जाए, राइट है, उनका इन्फ्लुएंस कुछ कम हो, ठीक है। साथ में वो नहीं चाहेंगे कि जो बेसिकली उनके दोस्त थे वो दुश्मनों से जा मिले। तो कहीं ना कहीं दूसरा चीन तो उनके लिए एक चैलेंज ही है ना, तो चीन का अगर यहाँ पे प्रभुत्व बढ़ रहा है तो यूएस के लिए तो एक आप कह सकते हो चैलेंज यहाँ पर है ही, ठीक है। तो यूएस के लिए इट्स नॉट अ वेरी गुड सिनेरियो। अच्छा, अब बात आती है इंडिया की। तो अगर बात करें, इंडिया बहुत बड़े टाइम से ये कोशिश कर रहा है वेस्ट एशिया के देशों के साथ अपने संबंधों को नॉर्मल करने को लेकर। आप देखोगे पाकिस्तान की वजह से जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के 6 कंट्रीज थे, ये पहले भारत के साथ उतने बेहतर संबंधों में नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे यूएई के साथ अपने काफ़ी अच्छे रिश्ते किए, सऊदी अरब के साथ भी वी आर एक्चुअली प्रोग्रेसिंग, राइट है। लेकिन अगर चीन अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पर बढ़ाता है तो कहीं ना कहीं भारत के लिए नेगेटिव जाता है, क्योंकि जो एक स्कोप भारत के डिप्लोमेसी के लिए था वो स्कोप यहाँ पर कम होता है। तो इंडिया अभी साइलेंट है, तो देखना रहेगा कि भारत का क्या रिएक्शन रहता है। लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने कहा, अगर ऑयल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इस एरिया में पीस और स्टेबिलिटी रहती है तो उसका फायदा भारत को तो मिलेगा, क्योंकि भारत भी ऑयल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट करता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यही सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था आज का, जो आप